ज्यादा खुशहाली और ज्यादा बदहाली दोनों बुराई की तरफ ले जाते हैं। इन रेफरेंसेस की जो बुनियाद बनी थी वो बनी थी पनामा की जजमेंट। सोचने और देखने की बात यह है कि पुराने इंटरिम गवर्नमेंट अभी तक तो उसने कुछ नहीं किया, आगे चल के क्या करती है। कोशिश है कि मैं जल्दी एमएमए की फाइट लड़ूं। हरीम क्यों इतनी ज्यादा सर्च हो रही हैं? उन्होंने कहा इसको तो बंद कर दें। आप बेहतर बता सकते हैं कि क्यों सर्च होगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, दुनिया बोल है में वेलकम आपको करते हैं। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मेरे साथ ना इधर ना ही इधर आज आपको सहरिश नज़र नहीं आ रही हैं। सहरिश की तबीयत कुछ नासाज है, उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं और प्रोग्राम में आज उनको हम मिस भी करते रहेंगे। लेकिन दुनिया बोल है में उसी तरह से आज आपको ख़बरें भी बताएंगे, वैसी जहां जहां पाकिस्तान की कामयाबियां हो रही हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ आपको पता है हम करते हैं कोट ऑफ द डे में, और आज बड़ी खूबसूरत बात बोली सीना का मशहूर कॉल है कि ज़्यादा खुशहाली और ज़्यादा बदहाली दोनों बुराई की तरफ ले जाते हैं। बोली सीना कहते हैं कि बेहतरीन कॉल ज़िक्र है, बेहतरीन फेल इबादत है और बेहतरीन खसलत इल्म है। यानी कि आप ज़िक्र करते रहें, इल्म हासिल करते रहें और इबादत में मशगूल रहें, तो मेरा ख्याल है आपकी अपनी शख्सियत के मामलात के लिए भी बेहतरी ही होगी। आज के प्रोग्राम में बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं और बड़ी ख़बरों की जानिब जब बढ़ेंगे तो आपको कुछ अच्छी और कुछ बुरी ख़बरें भी सुनने को मिलेंगी, जिससे दिल गिरफ्तार भी है, और कुछ ख़बरों के हवाले से अच्छी चीज़ें भी हैं ताकि आपकी सुबह भी खुशगवार रहे और दिन खूबसूरत गुजरे। तो सबसे पहले हम फिर बड़ी ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मुल्की सियासत में सबसे बड़ी पेशरफ्त, अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मंजूर, सज़ा कलअदम बाइज़्ज़त बरी। क्या मियां साहब और वजारत उज़्मा की नशिस्त के दरमियान हायल तमाम रुकावटें दूर हो गईं? जानेंगे आज के प्रोग्राम में। दुनिया ने फ़लस्तीनियों की पुकार सुन ली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में जंगबंदी की करारदाद कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान ने भरपूर साथ दिया। जंग का जिम्मेदार इसराइल करार। कौम के लिए बड़ा एजाज, अनीता करीम MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट। इवेंट में शिरकत करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून फाइटर का एजाज हासिल कर लिया। कौम को अनीता से बड़ी उम्मीदें हैं, वो खुद कितनी पुरुम्मीद हैं, आज प्रोग्राम में अनीता से बात करेंगे। और मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह साल 2023 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली सोशल मीडिया स्टार बन गई। आज दुनिया बोल है कि मेहमान होंगी। ये तो आज बड़ी खबरें थी, इन बड़ी खबरों के हवाले से हम बात भी करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग्स पैरेलल चल रही होती हैं और टॉप ट्रेंडिंग्स में बहुत सी खबरों के साथ जो सबसे ज़्यादा हमें वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड नज़र आता है वो होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो अंडर 19 एशिया कप का आज एक ट्रेंड इस वक्त वायरल है और एशिया कप के सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में आसानी से 83 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल करते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 304 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान के बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने जमकर न खेल सके और पूरी अफगान टीम 49वें ओवर में 220 रन पर ऑल आउट हो गई। ट्रेंड में सार्फिन पाकिस्तानी जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि टॉप ट्रेंड में अब तक हज़ारों सार्फिन इस वक्त अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। तो अंडर 19 में इस वक्त पाकिस्तान की मुसलसल कामयाबियां वो सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ अब जो ख़बरें हैं उसमें हम बढ़ेंगे तो ख़बर एक बड़ी अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस ख़बर पे जानते हुए जब भी हम बात करते हैं गज़ा के हवाले से तो बड़ा दिल गिरफ्तार होता है कि जो सिचुएशन, जो फुटेजेस आ रही हैं, वहाँ से जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली और आपको रुला देने वाली हैं। लेकिन एक और अहम मामला आज अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से है कि जनरल असम्बली का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें गजा में जंग बंदी की मिस्र की करारदाद को कसरत राय से मंजूर किया गया। करारदाद के हक में 153 मुखालिफत में 10 वोट पड़े। 23 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अमरीका और ऑस्ट्रिया की तरामीम भी
इसमें मुस्तरद कर दी गई। अमरीका ने हमास की मजम्मत और इसराइल के दिफा की तरमीम पेश की है। तो ये सूरत हाल रही है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में, जहाँ पर कसरत राय से ये करारदाद तो मंजूर की गई, लेकिन इससे पहले भी जब जनरल असम्बली का इजलास था उसमें भी करारदाद, जब पाकिस्तान भी था, मंजूर की गई कि जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन उस जंग बंदी को किसी खातिर में नहीं लाया गया इसराइल की जानिब से, क्योंकि पुश्त पनाही अमरीका की मुसलसल रही है। और उसी पुश्त पनाही के ही तनाजुर में सिचुएशन है कि अब तक 18,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, 50,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा गया, किसी चर्च को नहीं बख्शा गया, और मसाजिद पर भी हमले हैं, स्कूल्स पर भी हमले हैं, जहाँ पर कैंप हैं मुहाजिरीन के, उन कैंपों पर भी हमले हैं। न सिर्फ गज़ा बल्कि खान यूनुस में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं, वेस्ट बैंक में भी ये कार्रवाइयाँ की गई, और अब तक मुसलसल ही शहादतों की खबर सामने आ रही है, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ख़वातीन हैं, बीमार हैं, वो तमाम लोग उनको मारा किया गया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि क्या ये दुरुस्त है कि आप हक़ के दिफा के नाम पर 18,000 लोगों को मार दें। पाकिस्तान जंग बंदी की करारदाद की हिमायत करता है, जंग का जिम्मेदार इसराइल है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुनीर अकरम की गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे तजज़ियाकारों के कि आगे ये क्या होने जा रहा है। लेकिन एक और ख़बर है, उसकी जानिब बढ़ेंगे मियाँ नवाज शरीफ से मुताल्लिक़। नाज़रीन, दिन कभी एक से नहीं रहते, कभी अच्छे और कभी बुरे हालात आते जाते रहते हैं। ये बात पाकिस्तानी अदालतों ने भी साबित कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की सज़ा कलअदम करार देते हुए मुस्लिम नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बादशाह मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें केस से बरी कर दिया है। तो अब मामलात ये हैं कि क्या अब मामला तमाम तर क्लियर हो गए। हाफ़िज़ एहसान अहमद खोखर साहब हमारे साथ माहिर कानून, बहुत शुक्रिया आप साहब आपके वक्त का। तकरीबन 2 हफ्ते पहले आपसे दुनिया बोल है में भी गुफ्तगू हो रही थी, तब आपने ये कहा था कि जब तक उनके ये मामलात क्लियर नहीं होते उनको आसानी नहीं होगी कि वो इलेक्शन में जा सकें। अब अल अज़ीज़िया एवनफील्ड इनसे उनकी रिहाई हो गई है, लेकिन अभी तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट की नाअहली का बरकरार है। तो क्या अब रास्ते क्लियर हैं उनके लिए वज़ारत उज़्मा तक जाने के, या अभी भी रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अब 2 चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये हो गया है कि मियाँ साहब जिन 2 केसेस के अंदर कॉन्विक्ट थे और उनकी जो सज़ाएँ थीं वो सस्पेंड थीं, अब वो फाइनली एक्विटल की तरफ चले गए हैं। तो फ़ेज़ 1 इसका मुकम्मल हो गया है कि जिसके अंदर ये है कि कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जाना चाहता है तो उसके स्टैंड कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी है। पहले एवनफील्ड की जजमेंट आई और कल जो है वो अल अज़ीज़िया की जजमेंट आई। अब मियाँ साहब नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाएंगे, लेकिन इसके अंदर और एक एक्सेप्शनल चीज़ जो मौजूद है वो ये है कि इन रेफरेंसेस की जो बुनियाद बनी थी वो बनी थी पनामा की जजमेंट जो जुलाई 2017 के अंदर आई थी, और उसकी बुनियाद पर ही ये 3 रेफरेंस आए थे। तो पहला डिक्लेरेशन जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका किया था 62(1)(f) का, जिसके अंदर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया और उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ना पड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट आई और उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा कि जितनी देर तक किसी शख्स के ख़िलाफ़ जो है कोर्ट डिक्लेरेशन मौजूद है उतनी देर तक उसे 62(1)(f) के ज़रिए परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन उसकी कंसिडर की जाएगी। मीनिंग देयर बाय कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पनामा की जजमेंट के बाद मियाँ साहब का रिव्यू भी जो था डिस्क्वालिफिकेशन का 62(1)(f) का, जो इसका दूसरा कंपोनेंट था, उसके अंदर भी डिसमिस हो गई थी। लिहाजा मियाँ साहब के ख़िलाफ़ ये स्टैंड करता है जो 62(1)(f) का डिक्लेरेशन है। अब आगे हुआ क्या कि एक अमेंडमेंट आई आर्टिकल 232 के नीचे जो पिछली गवर्नमेंट लेके आई, और उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे लॉ के अंदर को मियाद मौजूद नहीं है वहाँ पे 5 साल की मियाद को कंसिडर किया जाएगा, और उसका उन्होंने इफ़ेक्ट जो है 2010 से दिया।
अब दो सिचुएशन सामने आ गई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसके अंदर कहा गया है कि जितनी देर तक कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन मौजूद है वो शख्स डिस्क्वालीफाई रहेगा, और दूसरी तरफ 232 जो अमेंडमेंट आई है इलेक्शन एक्ट के अंदर वो है। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप इलेक्शन एक्ट की ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से नलीफाई नहीं कर सकते जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी उस जजमेंट को रिविजिट न करे या कि अनडू न करे। अब ये है कि नॉमिनेशन पेपर तो अपने जमा करवाएंगे, उसके बाद उनके नॉमिनेशन पेपर चैलेंज भी होंगे और अल्टीमेटली हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला जाएगा। और 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर कॉग्निजेंस भी लिया है और जो 62(1)(f) से रिलेटेड पटिशन थी उन्होंने इकट्ठा कहा है और उसकी उन्होंने जनवरी के अंदर डेट फिक्स की है। तो जो भी चीज़ें आएंगी अल्टीमेटली, जिस तरह मियाँ साहब की कन्विक्शन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर से आई, इसी तरह इनकी डिस्क्वालिफिकेशन को क्वालिफिकेशन के अंदर जाके कंसीडर करना जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरप्रेट करेगा और इस चीज़ का फैसला जो है वो इलेक्शन डे से पहले हो जाएगा कि क्या 62(1)(f) का जो डिक्लेरेशन है वो परमानेंट है कि या 62(1)(f) का जो डिक्लेरेशन है वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरप्रेट करेगी कि जब आपकी ओरिजिनल कन्विक्शन ख़त्म हो जाए तो वो, और या ये है कि आपको 5 साल जो है वो मैक्सिमम डिस्क्वालीफाई रहना चाहिए। तो अगर 2017 की जजमेंट को कंसीडर कर लिया जाए जो पनामा की है तो मियाँ साहब 2022 तक डिस्क्वालीफाई रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2024 के अंदर कोई भी जजमेंट 62(1)(f) की आती है जिसके अंदर 5 साल का पीरियड कहा जाता है तो मियाँ साहब जो है उससे एग्जेम्प्ट होंगे और वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एज MNA जो है वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, लोग उन्हें वोट डाल सकेंगे। आसान है, बस फाइनली सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, जब तक वहां बात जाएगी क्लियर होगा तो ही चीज़ें होंगी, लेकिन बज़ाहिर आसान नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा इस पर पैरेलल तनकीद हो रही, जो फैसले आए कि अदालतों ने तो वो फैसले करने हैं कि जिसकी बुनियाद पर केस है, करें नैब जिसने केस बनाया तमाम तर चीज़ें की वो खुद इससे पीछे हट गया है और पहले केस बनाए गए सियासी बुनियादों पर और अब हटाए गए हैं सियासी बुनियादों पर। नैब के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, कैसा ही? नहीं, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है उस चीज़ के अंदर कि हर शख्स जो है जिसके ऊपर केस बनता है उसका राइट है कि हर तरह का वो डिफेंस ले और जितने भी प्रोसिक्यूशन की चीज़ें उन्हें एक्सप्लॉइट करे या उन्हें कहे कि गलत है या उसके ख़िलाफ़ जो है कोई corroborative एविडेंस नहीं है, एक्यूज़ का राइट है। लेकिन उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन का भी ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वो अंडर द ऑब्लिगेशन है कि जो भी केस उन्होंने बनाया है उसको डिफेंड करे। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पिछले 2 माह से आपने देखा है कि नैब ने हर मामले के अंदर कंसीड किया और कंसीड करके चाहे वो प्रोटेक्टिव बेल हो, चाहे उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वाली बात आई हो जिसके अंदर उनकी रेस्टोरेशन वाली बात थी, और चाहे एवन फील्ड का जो लास्ट वीक जजमेंट आई है उसके अंदर भी आप देखें। और यही ऑब्जर्वेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कही है कि नैब ने इस मामले के अंदर ना कोई सबूत लेके आया और ना ही इस चीज़ को डिफेंड किया है। और यही कल हुआ है कि आप देखें कि 2 दफ़ा जो है नैब ने कहा कि इस केस को रिमांड कर दें और अदालत ने पहली दफ़ा भी नहीं मानी, कल भी नहीं मानी। तो जब आपकी प्रोसिक्यूशन उस जजमेंट को स्टैंड ही नहीं कर रही, हालांकि इस जजमेंट को स्टैंड करने के लीगली जो है वो डिफेंस के पास बहुत चीज़ें ऐसी थी वो स्ट्राइक डाउन हो सकता था, जिसके अंदर ट्रायल कोर्ट का जो जज साहब की वीडियो भी थी, फिर उसके अंदर ये है कि corroborations भी नहीं थी, फिर ये है कि जो आपकी चीज़ें थी आप उसको प्रेजेंट भी नहीं कर सके थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी, बट जो ऑप्टिक्स होने चाहिए थे प्रोसिक्यूशन के, उससे मैं समझता हूँ कि नैब की जो क्रेडिबिलिटी है या हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, बजाय इस चीज़ के कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला जो है वो इक्विटल की तरफ गया है। सही, तो इस पे तो अगर मियाँ साहब जो हैं वो बेगुनाह भी हैं, तो जो कल नैब ने इस पिछले 2 महीने में जैसे आप बात कर रहे हैं कि रोल अदा किया है, उसमें तो ज़्यादा शक का एक फ़ायदा वो दिया जा रहा है कि जनाब ये देखें पहले सियासी बुनियादों पर थे और अब सियासी बुनियादों पर नैब जो है वो बिल्कुल इससे पीछे हट गया है। तो ये तो फिर बड़ा इस फैसले के हवाले से भी, इन चीज़ों के हवाले से जो मुज़मरात, एक कानूनी है दूसरा सियासी पहलू है, तो वो बड़ा अजीब होगा हफ्सा। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या पाकिस्तान का नैब जब से बना है, आप देख लें कि नैब के 2 कंपोनेंट है। एक नैब बना था मियाँ साहब के दौर के अंदर 97 वाला नैब, जिसको आज भी हम एहतसाब सैफुर-रहमान के नाम से जानते हैं, और इसी तरह 99 के बाद जो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर बना। अब दोनों को आप देख लें तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या उसके बाद विक्टिमाइजेशन, ये तो सारी चीज़ें हैं और अपोनेंट्स के खिलाफ। तो उसकी वजह हुआ ये है कि आपके चंद जो पॉलिटिकल
ओपोनेंट्स के केस से उससे आपका पूरा सिस्टम जो है वो बाईपास हो गया है, और वो जो चीज़ें जो एक्चुअली इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी के लिए होनी चाहिए थी, वो इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या विक्टिमाइजेशन की वजह से वो साइड पे चले गई। उसका रिजल्ट्स क्या निकला है कि एक तो ये है कि आपका सिस्टम डिस्क्रेडिट हुआ, दूसरा उसके अंदर ये है कि लोगों का एतबार उस चीज़ के अंदर उठ गया, तीसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का इंडेक्स है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे ही जा रहा है, और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो ग्रेड है वो दुनिया में करप्शन के अंदर ऊपर जा रहा है, उसके अंदर आपकी रैंकिंग जो है वो नीचे जा रही है। फिर उसके अंदर एक चीज़ और ये आ गई कि फिर आपने जब इन सारी चीज़ों को इस तरह करना शुरू कर दिया तो वो चीज़ें जो जेन्युइन भी थी आपने उनके भी ऑप्टिक्स चेंज कर दी। अगर आप 16-17 की आप सारी इन्वेस्टिगेशन देख लें, आपके मीडिया हाइप्स के अंदर देख लें, वॉल्यूम 10 तक बात गई, आप देख लें किस तरह वो चीज़ें प्रेजेंट की गई, और आप 2023 के अंदर आप देख लें कि किस तरह चीज़ें, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसमें ये समझता हूँ कि हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई आप लेसन या लर्न करते हैं। अब वक्त आ गया इस चीज़ के अंदर कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारी जो जुडिशल सिस्टम के टॉप के लोग हैं वो इस चीज़ के अंदर बैठे और इस गवर्नेंस पे, जस्टिस सिस्टम पे, प्रोसिक्यूशन पे, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड को मैकेनिज्म, लॉ और उसका वे फॉरवर्ड बनाएं ताकि ये चीज़ें बार बार ना हो। और अगर ये चीज़ें बार बार होंगी तो ना हमारे मुल्क के अंदर इकॉनमी बेहतर आएगी, ना हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ बेहतर आएगा, ना हमारे मुल्क के अंदर ट्रस्ट आएगा, और ना ही हमारे मुल्क के अंदर लोग ये समझेंगे कि अगर मैं करप्शन करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और दूसरा ये समझे कि अगर मैंने करप्शन किया तो मुझे पकड़ कोई नहीं सकेगा। और ये बहुत ही अलार्मिंग फैक्टर्स है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हमारे इन पॉलिटिकल लीडर्स को, हमारी पार्लियामेंट को, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं उन्हें इसकी ले लेनी चाहिए कि 76 साल के अंदर जो हमने खेल खेला है वो अब आगे नहीं जा सकता। और पाकिस्तान इस पैराडाइम के अंदर अगर अब 76 साल में फेल हुआ है तो नई चीजें लेके आनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोगों का और हमारी यूथ जो है वो भी प्रॉस्पेरिटी के अंदर आए, और हम इस विशियस सर्कल से बाहर निकल के अपनी जो है वो सही उस तरफ जाएं जिस तरह हमारे दूसरे हमसाया ममालिक हैं, ये दुनिया के दूसरे ममालिक हैं जिनके अंदर इकॉनमी भी बेहतर है, रूल ऑफ लॉ भी बेहतर है, गवर्नेंस भी बेहतर है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी उसके अंदर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है जो इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी मौजूद है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में ख़ुद ये देखा जा रहा होता है कि माजी में लामहदूद इख्तियारात नैब के थे और जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया, और अब इस किस्म के इख्तियारात हैं कि शायद अगले आने वाले वक्त में नैब बिल्कुल एक टूथलेस किस्म का इंस्टीट्यूशन बन जाए। बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आगे बढ़ेंगे। एक और ख़बर है, और वो ख़बर कल से जब से हम ये देख रहे हैं, ख़बर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में बड़ा एक दिल गिरफ्ता सा है कि कल एक बार फिर पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और आज़ादी पर हमला किया गया है, और इस हमले के नतीजे में हमने ये देखा कि बहादुर कौम के बहादुर सपूतों ने हर बार की तरह दुश्मन की चाल को नाकाम बनाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया और दुश्मन को रुस्वा किया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर खुदकुश कार बम हमले में शहादतों की तादाद 23 हो गई है। कल रात इन जवानों की नमाज जनाजा भी अदा की गई। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। अगर आपको याद हो तो ये वही तंजीम है जिसने माजी करीब में ही फ़ौज पर मुतादिद हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की, जबकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तस्दीक कर चुकी कि दुश्मन के ये जो तमाम तर हमले हैं इसके ताने बाने मगरबी सरहद यानी कि अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। तजुर्बेकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कल फिर एक हमला और इस बड़े हमले के नतीजे में जो ताने बाने हैं वो ब्रिगेडियर साहब अफ़गानिस्तान में मौजूद वो सेफ़ हेवन्स हैं जहाँ पर TTP उसके मुतारिब ग्रुप वहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने एहतजाज किया है वहाँ नाज़िमुल उमूर को भी बुलाकर, लेकिन क्या कार्रवाई हो, क्योंकि वहाँ की जो बुरी सेटअप की गवर्नमेंट है वो तो कुछ भी नहीं कर रही इस मामले पर। जी बहुत शुक्रिया आपका, इतने इम्पोर्टेंट इशू पे आपने बात करने का मौका दिया। कल और परसों के जो वाक़यात रेशमल खान के इलाके में हुए हैं वो एक दफ़ा से फिर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर सरगर्म अमल बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो इसको डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, और तरीके जिहाद पाकिस्तान एक ऑफ शूट है TTP की, उसने कल इस हमले की बराह रास्त जिम्मेदारी कबूल भी की है। तो इसी वजह से
कल पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अफगान नाज़िल अमूर को तलब करके सख्त तरीन एहतजाज भी किया और वार्निंग भी दी है। अभी बात नोट करने वाली ये है कि हमने सिर्फ एहतजाज नहीं किया, कुछ मुतालबात उनको अप फ्रंट दिए हैं और साथ ही साथ अपना सख्त मौक़िफ़ दोहराया कि अगर इन मुतालबात पर अमल ना किया तो फिर पाकिस्तान के लिए का पैमाना नबरेज होता चला जा रहा है। पाकिस्तान अपने सेल्फ डिफेंस में फिर कुछ भी करने का हक भी रखता है, कानूनी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी। और उम्मीद रखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि अभी तक तो उनका रवैया बहुत मायूसकुन रहा है, बार बार बताने के बावजूद इतनी जानें पाकिस्तान में ज़ाया हो चुकी हैं और एक ऐसी जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है जिस जंग का अभी तो किसी को कोई ना कोई मंतक है, ना उसका कोई बयानिया है, ना उसकी कोई रीज़न है, ना उसका कोई नज़रिया है। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान के मुखालिफ क़ुव्वतें इन लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं। और अभी अफ़गान नाज़िल अमूर को जब पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने यह बताया कि ये लोग जिन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की है अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद हैं, इनको पकड़ कर पाकिस्तान के हवाले किया जाए, कानून के कटहरे में लाया जाए और इन तमाम कैंप्स को डिसमेंटल किया जाए जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी सोचने और देखने की बात यह है कि अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट अभी तक तो उसने कुछ नहीं किया, आगे चल के क्या करती है, क्योंकि अगर अभी भी उन्होंने कुछ ना किया तो ये वार्निंग्स और ये मौक़िफ़ सिर्फ यहाँ तक नहीं मेरा ख्याल रहेगा, क्योंकि अभी तो बहुत इंतहा हो चुकी है। और पाकिस्तान के अवाम, ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने हमेशा जो तालिबान है उनकी हुकूमत को भी सपोर्ट किया, वहाँ पर जो अफ़गानी हैं उनके लिए भी पाकिस्तान ने हमेशा नेक ख्वाहिशात, हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान महाजरीन, हमेशा अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बेहतर किया, चाहे वो तालिबान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो तालिबान के एंटी गवर्नमेंट हो। लेकिन बुरे अच्छे हालात में अब वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट है, उस तमाम तर चीज़ों के बावजूद वो कतन पहले भी और अब भी किसी किस्म की टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करे, बल्कि टीटीपी ने तो उस वक्त खुशी का इजहार किया जब तालिबान गवर्नमेंट में आए। तो ये क्यों है? जी देखिए, पाकिस्तान ने न सिर्फ यह कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट और अफ़गानिस्तान के लोगों की हमायत की है, बल्कि पिछले 40 सालों में अपनी जानों की कुर्बानियां हमने दी हैं बेतहाशा। हमेशा से लोग ये कहते चले आ रहे थे, पाकिस्तान के अंदर भी कह रहे थे कि जंग जो हम पर मुसल्लत की गई है, जिस जंग का हम हिस्सा बने, जंग हमारी थी नहीं, ये तो अफ़गानियों की जंग थी। लेकिन एक बरादर इस्लामी मुल्क होते हुए हमने उस वक्त भी भरपूर उनका साथ दिया। अगर उस वक्त हम उनका साथ देते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, आज हमारे लिए इतने बुरे हालात ना होते। हमने उनका साथ दिया और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का आज भी हम साथ दे रहे हैं। आप देखें, अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट को दुनिया में कोई कबूल नहीं करता। अगर दुनिया के साथ उनका राब्ता है या दुनिया तक उनकी आवाज़ पहुंचती है तो पाकिस्तान के जरिए ही पहुंचती है। आज भी पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उनकी बात करता है कि इनको एंगेज करे, इनको आइसोलेट मत करे, वहाँ पर तवज्जो दे, इस गवर्नमेंट की मदद करें ताकि ये मेन धारे में आके तो दुनिया अपना रोल अदा कर सके। और आप ये देखें कि जब वहाँ पर टेरम गवर्नमेंट अफगान का तालिबान की नहीं थी, अमेरिकन बेस्ड गवर्नमेंट वहाँ पर 20 साल तक रही है, उस दौरान भी हमले तो होते थे लेकिन कम से कम इस तरह की डटाई नहीं थी और इस तरह की गैर जिम्मेदारी नहीं थी। कम से कम कहने की हद तक तो जरूर कुछ ना कुछ करते थे। और आपने दुरुस्त फरमाया कि जब ये तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो तरीके तालिबान पाकिस्तान और इस तरह की इनके ऑफशूट्स ने खुशी का इजहार इसलिए किया कि इनके उनके साथ लिंकेजेस है जो कि अभी साबित हो चुके हैं। इनके लोग उनकी मदद करते हैं, इनका बयानिया है कि इनकी सोच एक है। हमने ये सोचा था कि TTA वालों ने कुछ सबक सीखा होगा माजी से और आइंदा के लिए वो इन चीज़ों से मुतनब्बे भी होंगे, मुताद भी रहेंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अगर आगे और वो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, लेकिन जो बात है कि पाकिस्तान ने वार्न भी किया है अगर इस किस्म के मामलात खुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से अफगान तालिबान नहीं करते तो फिर अगले आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या सिलसिला होता है। लेकिन पाकिस्तानी उसी तरह से डटे हुए हैं, बरकरार हैं अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए और अपनी जानों का नजराना कल भी पेश कर रहे थे और आज भी अपनी धरती के लिए वो बरकरार रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कुछ मजीद खबरें हैं वो शामिल करेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम टू दुनिया बोल है और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत और ऐसे मेहमान से करवाने लगे हैं कि सुबह सुबह आप खुश हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियां समेटने पाकिस्तानी खातून मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर
अनीता करीम आज हमारी मेहमान होंगी, जिन्होंने अभी अक्टूबर और नवंबर में थाईलैंड के शहर बैंकॉक में होने वाले सियाम कप में 2 गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अब खबर यह है कि अनीता करीम ही वो पहली पाकिस्तानी मिक्स मार्शल आर्ट्स खातून फाइटर हैं जो MMA वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली हैं। ये बहुत बड़ी और ज़बरदस्त किस्म की खबर सामने आ गई है। अनीता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता से पहले तो अनीता को वेलकम करते हैं। अनीता, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। लेकिन दूसरा ये है कि MMA फाइटर, उनसे तो वैसे ही बंदे को बड़ा डर लगता है कि कोई ऐसे ही घुमा न दें। आपसे भी लोग डरते हैं? पहले तो मुझे ये बताइए। नहीं, इस तरह तो नहीं डरते, लेकिन ये कि मैं खुद कॉन्फिडेंटली बाहर जा सकती हूँ। अच्छा, हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आपको किसी किस्म का कोई डर ना हो। लेकिन जिसको पता चल जाए कि अनीता ये तो वही MMA फाइटर हैं, तो फिर और ज़्यादा जो है वो एहतराम हो जाता होगा, उनके अंदर डर आ जाता होगा। अच्छा अनीता, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये अभी आपने सियाम कप में 2 गोल्ड मेडल लिए थे, बड़ा जश्न मनाया गया, उस बड़ी खुशी थी। आपने एक मज़ीद खुशखबरी ये भी अब दे दी कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है MMA की, उसमें अब आप पाकिस्तान की पहली मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हैं जो शिरकत कर रही हैं। तो कैसा फील हो रहा है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर? सबसे पहले ये कि मैं पाकिस्तान की पहली और वाहिद मिक्स मार्शल आर्ट की फीमेल फाइटर हूँ जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। बाकी ये है कि ये जो कंपटीशन था, ये BJJ का, ब्राजीलियन जुजुत्सु का कंपटीशन था। इसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल्स लिए हैं। तो अच्छा अनीता, आपके भाई भी मिक्स मार्शल आर्ट करने MMA फाइटर हैं, वो सारे, आप भी, तो क्या घर में ही शुरू हो जाते हैं एक दूसरे को? बचपन से कोई लड़ाई झगड़े करते रहते थे आपस में, एक दूसरे को पीटते रहते थे, वहां से बन गया फाइटर? कैसे ये सफर कैसे शुरू हुआ? बचपन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फाइटर बनूंगी, लेकिन हाँ, जो मेरे 2 बड़े भाई हैं तिशाम और सुल्तान, वो हमारे हेड कोच हैं। मैं और उलमी फाइटर्स भी हैं, और साथ साथ उलमी मुझे ट्रेनिंग भी करवाता है यहाँ पर। हम लोग अभी फेटेक्स में बैसे थाईलैंड में। तो ये बचपन से था, मतलब ये था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन अलग सा करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या करना है। बट आहिस्ता आहिस्ता ये कि जब मैं इस्लामाबाद आई और फिर एज ए सेल्फ डिफेंस मैंने मिक्स मार्शल आर्ट को ज्वाइन की और स्टार्ट की ट्रेनिंग, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं इसको अपना पैशन बना, और क्यों ना हम और भी ख़वातीन को इसकी तरफ रुजू करें और इस मतलब बता दें कि कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में। तो अनीता, आपका GB से ताल्लुक़ है, तो चलें इस्लामाबाद में तो आप आएँ, तो इस्लामाबाद में तो लोगों का रुझान है, क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी बच्चों के इस तरह से रुझान है कि वो आपको देख कर के इतनी बड़ी फाइटर बन गई हैं, इतनी बड़ी स्टार बन गई हैं पाकिस्तान की, तो वो भी आ रही हैं? अब छोटी बच्चियों का भी रुझान हो रहा है इस तरफ? जी बिल्कुल। शुरू में मतलब बचपन में मैं ताइक्वांडो करती थी, मतलब अपने इलाके में ही, लेकिन फिर पढ़ाई आ गई, उसकी वजह से दूसरे लेफ्ट राइट चीज़ें, तो उसके बाद वो लाइक ताइक्वांडो वगैरह में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी। बट अभी जब मैं जाती हूँ तो हर छोटी बच्ची हो या बच्चा हो तो मुझे कहता है कि मैं अनीता करीम की तरह बनना है, और सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमने अपनी बेटी या बेटे को अनीता करीम की तरह बनाना है, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो ये तो एक बड़ी रोशनी की किरण आप साबित हुई हैं कि आपको देखकर उजाला हो रहा है। लेकिन बतौर एक लड़की, आपके वैसे तो घर में सारे फाइटर्स भी और कोच भी मौजूद, लेकिन ये बतौर एक लड़की एक मुश्किल सफ़र नहीं था जो आपने शुरू किया? उस वक्त ऐसा लगा कि आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाएंगी, आप बड़े बड़े फाइटर्स को हराएंगी, आप इस तरह गोल्ड लेकर आएंगी? जब ये स्टार्ट कर रही थी तो ऐसा कोई ख्याल था ज़हन में? ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग ही में मेरी जो ट्रेनिंग थी मैं लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग करती थी, क्योंकि खवातीन लड़कियां वगैरह तो है थी नहीं उस टाइम। लेकिन लेफ्ट राइट बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली कि ये क्या लड़कों के साथ ट्रेनिंग कर रही है, इसको क्या सिखा रहे हो, घर के काम कराओ, ये वो चीज़ें। बट जब ये होता है ना कि जब किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो उसके बारे में लोग गलत बातें करते हैं। और ये था कि मेरे भाइयों ने मुझे पहले ही बोला था कि ये आपको चीज़ें सुनने को मिलेंगी, एंड मोस्ट लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट लाइक मेरे फादर
मुझे कहा कि अगर तुम करना चाहती हो इस चीज को तो तुमने अपना मकसद पूरा करना, लाइक तुमने कभी भी गिव अप नहीं करना। तो फिर सबसे ज्यादा उनका, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरे भाइयों का सपोर्ट था, और बाकी मुझे लोगों की परवाह नहीं थी। वो हर रोज मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया और शायद आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। सही। अच्छा, ये मिक्स मार्शल आर्ट मुझे थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों के लिए कि इसमें मिक्स मार्शल आर्ट जो नाम ही मिक्स्ड है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है जो फाइट का हिस्सा है, और उसमें क्या जूडो है, कराटे, मिक्स कैसे है ये? ये मिक्स, ये सारी चीजें जो गेम्स वगैरह, किक बॉक्सिंग है आपका, लाइक ग्राउंड गेम जिसको हम ब्राजीलियन जिujitsu जो लॉक्स वगैरह लगाते हैं, ये सब मिक्स है इसमें। अच्छा। लाइक जब हम फाइट के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक चीज हम लाइक हम बैक ऑफ द हेड नहीं मार सकते, बाकी एल्बोज हो गए, नीज हो गए, पंचेस हो गए, किक्स हो गए, ग्राउंड पे ले जाके चोक करना है या ग्राउंड पर ही उसको पंचेस मार के लाइक गेम खत्म करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। अच्छा, तो आपने थाईलैंड की 2 बड़ी फाइटर्स को हराया। एक बड़ा ज़बरदस्त था जिनके पास सहूलियात भी ज़्यादा, जिनकी ये गेम भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खेला जाता है, हमारे यहाँ तो उस तरह आपके पास सहूलियात भी नहीं है। तो कैसा फील हुआ, इतनी बड़ी प्लेयर्स को आपने हराया, और कोई क्या यादगार थी वो फाइट जो आप बताना चाहेंगे? यही लाइक यहाँ पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लाइक इनका मोथाई, इनका कल्चर है यहाँ पर, लाइक ये बचपन से ही ये मोथाई लाइक किक बॉक्सिंग खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान से आके यहाँ पर compete करना और इनके साथ चैंपियंस के दरमियान ट्रेनिंग करना और आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने घंटे आप ट्रेनिंग करती हैं अनीता? ये तो, और ट्रेनिंग में क्या ख़ास ट्रेनिंग्स हैं? कोई फिज़िकल ट्रेनिंग है, कोई रनिंग वनिंग भी करती हैं, ये सिर्फ फाइट ही कर रही होती हैं भाइयों के साथ, कभी उसको पीट दिया कभी उसको पीट दिया? हम लोग अभी थाईलैंड फेटेक्स हमें स्पॉन्सर कर रहा है। अच्छा। लाइक हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं और मेरे भाई। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है, सुबह हमें 6-6:30 बजे हमें रनिंग पे लेके जाते हैं, उसके बाद फौरन आके फिर हमारी 8:30 से 10 क्लास होती है, फिर 2:30 से 3:30 बजे की, फिर 3:30 से 5 बजे की, और फिर 6:30 से 8 बजे या 8:30 बज जाते हैं। तो हम रात को फिर 8:30 बजे फारिग हो जाते हैं। सही। तो ये इतनी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग जो है, तो खाना पीना क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, को ख़ास खाते हैं? कितने मजबूत आपने अपनी बॉडी कर ली है? जो आजकल नए इस फाइट में आना चाहते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स में आजकल हमारे गर्ल्स आ रही हैं, तो क्या आप उनको सजेस्ट करेंगी कि खाने पीने का, अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है? ऑब्वियसली फिर डाइट का भी सही ख्याल रखना पड़ता है, चाहे एमएमए हो या दूसरे गेम्स हो। जब तक आप अपने न्यूट्रिशंस कंप्लीट नहीं करेंगे, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आगे आपके गेम के ऊपर असर पड़ सकता है। जितने आप लाइक दिन में ट्रेनिंग करती हैं, टफ करते हैं, उस हिसाब से फिर आपको अपने सप्लीमेंट्स, अपने डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, कितने प्रोटीन्स, कार्ब्स लेने, सारी चीजें फिर देखनी पड़ती है। और जब हम फाइट टाइम आते हैं, लाइक जब वेट कट होता है, फिर हमारा उस हिसाब से हमारी डाइट प्लान फिर अलग हो जाती है। तो जो नए फाइटर और नई लड़कियां आना चाह रही हैं या इसमें अभी बिल्कुल स्टार्ट है उनका, क्या उनको सजेस्ट करेंगी कि किस तरह ट्रेनिंग करनी है, क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, और कैसे वो भी इसी तरह से आगे बढ़ें कि अनीता की तरह गोल्ड लें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें? क्या सजेस्ट करेंगे उनको? अभी तो ये कि पाकिस्तान में बहुत से अभी एमएमए के जिम्स है, वहां पर जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, बट ये है कि आपने अपना 100% देना है। ये नहीं कि आज मुझे चोट लगी है या मैंने लाइक मुझे दर्द हो रहा है तो मैं आज ट्रेनिंग नहीं करूंगी, या लाइक इस तरह के एक्सक्यूज तो नहीं चलते। बट आपने अगर इंटरनेशनल लेवल पर आना है, ये सोचे कि टफ होता है, हर रोज आपको टफ कंपटीशन मिलता है, तो उस हिसाब से आपने मेंटली खुद को तैयार करना, फिजिकली तैयार करना। लाइक मैक्सिमम आपने दिन के 3 सेशन या 2 या 3 सेशंस आपने लाजमी करने हैं। तो चोटें लगती हैं? आपको भी चोटें लगी को? बहुत ज़्यादा किसी फाइट में ऐसी चोट लगी हो जिसने बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दिया हो और
बंदा कहते हैं ना कि 2-4 दिन अब फाइट नहीं हो पाएगी, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, सेशन नहीं हो पाएगा? मुझे ज्यादा ट्रेनिंग के टाइम चोट लगती है क्योंकि हमारी टफ ट्रेनिंग होती है। बाकी फाइट में मुझे ऐसा अभी तक ऐसी चोट नहीं लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लेफ्ट राइट चीजें लगती है, बट ये होता है कि बस गुजारा करके फिर चले जाते, कोई नहीं, थोड़ा सा बस बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा, तो ये बर्दाश्त तो हो जाता है, लेकिन अभी आपने हाल ही में थाईलैंड की जो चुटिमिया साला और सेफा फटीडी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, उस वक्त ये वो ममालिक की बड़ी खिलाड़ियाँ हैं जो आपके साथ वो फाइट कर रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान का नाम, अनीता अनाउंस होना, ये कैसे? और पाकिस्तान की छोटी से स्पोर्ट्स को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती पाकिस्तान में, वहाँ तो बड़ी सपोर्ट है। फिर कैसा फील होता है जब ये इस किस्म की कामयाबी अनाउंस होती है? अच्छा मैंने 6 फाइट्स किए थे यहाँ पर, 6 लड़कियों के साथ मेरा कंपटीशन था। दूसरा ये कि जब अपना नाम साथ साथ और पाकिस्तान का फ्लैग हमें नजर आता तो बाकी कुछ नजर नहीं आता। बस ये होता है कि जीतना है, जिस तरह से ऊपर हमारा नाम आता, झंडा नजर आता, बस वहां पर खत्म। लेकिन ये है कि अगर हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज और इस तरह की चीजें आप देखें, अगर हमें पाकिस्तान में ही मिल जाए तो वहां से कितने अनीता वहां पर पड़े हुए हमारे इतने टैलेंटेड लड़कियां हैं, और वहां पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता हमें, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कहीं और से। प्राइवेट कंपनीज हमें सिर्फ स्पॉन्सर करती है। बाकी अगर गवर्नमेंट ही हमारे लिए इस चीज पर सपोर्ट करें तो बहुत से टैलेंटेड लड़कियां हैं जो आगे आ सकती हैं। बिल्कुल, और जिनको सपोर्ट की इस वक्त ज़रूरत है वो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, MMA की अब आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रही हैं, कैसी तैयारी है और क्या एम है, क्या गोल है कि करना है कुछ और वहाँ से गोल्ड लेकर आना है? अब इसमें ये होता है कि हमारे MMA के कंपटीशंस होते हैं, एक फाइट होता है, 5 मिनट के 3 राउंड्स होते हैं। अच्छा। अब ये कि एक फाइट की तो डिपेंड करता है कि इंजरीज कितने होते हैं। फिर नेक्स्ट फाइट के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जितने हम फाइट जीतते जाएंगे फिर हम वर्ल्ड चैंपियन टाइटल की तरफ करीब होते जाएंगे। बट इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं जल्दी MMA की फाइट लड़ूं। चलें, आप बेस्ट ऑफ लक आपके लिए अनीता। आपने ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान के लिए पहले ही बहुत कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन अब वर्ल्ड चैम्पियन के लिए हम इंतज़ार। बहुत जल्द अनीता दुनिया बोल है कि मेहमान हो और वो वर्ल्ड चैम्पियन हो तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक अच्छी खबर जो है वो सामने आएगी। अनीता, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ आगे बढ़ते हैं और स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान हमने मुसलसल देखा पिछले 1.5 महीनों में। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ यकीन खुशगवार ये इशारा है, इस पर बात होगी, लेकिन इससे पहले कि मार्केट समरी कुछ डेटा आपसे शेयर कर देते हैं। आज क्योंकि बुध का रोज़ है और मार्केट का तीसरा दिन है और मार्केट की इब्तिदा थोड़ी देर पहले हुई और शुरू से ही तेज़ी का रुझान भी देखने में आया, लेकिन कल मंगल को भी मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट था और इंडेक्स दिसंबर में मुसलसल अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह से भी बुलंद हो रहा है। यानी कल मंगल को तेज़ी का मुसलसल 8वां दिन था और कल 100 इंडेक्स ने 66,600 की सतह उबूर की थी। अलबत्ता मार्केट बंद होते वक्त ये सतह 414 पॉइंट्स इजाफे से 66,426 की सतह पर आ गई। मार्केट में इस वक्त मुस्बत पेशरफ्त पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के जाने माने स्टॉक एक्सपर्ट एहसन मेहनती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपके वक्त का। इस वक्त आपने मार्केट की तेज़ी जो है वो देखी है, माशी इस्तेहकाम की तरफ यकीनन खुशगवार ये इशारा है, लेकिन कुछ अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि तेज़ी का ये तसलसल आर्जी भी हो सकता है। मार्केट अब तक छोटे सरमाकारों का एतमाद बहाल करने में नाकाम है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुस्बत जो है वो इन्वेस्टर ले रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट के इक़दामात हैं, कुछ हम देखें तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे इम्प्रूव हुए हैं। ऑटोमेटिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन नंबर जो हैं वो बेहतर होंगे वक्त के साथ, क्योंकि कल एक डिसीजन स्टेट बैंक का आया है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी को जो है मुस्तहकम रखा गया है। जो इंटरेस्ट शरह सूद थी वो एक्सपेक्टेड थी कि वो बढ़ भी सकती थी, बट अच्छा बर वक्त डिसीजन लिया गया है। आगे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, रेमिटेंसेस के अगर आप देखें, या जो हमारे पास RDA अकाउंट्स के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पाकिस्तान के,
ये IMF का प्रोग्राम है, आप देखें काफी सक्सेसफुली हमने फर्स्ट रिव्यू को जो है वो कंप्लीट किया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले काफी डिफिकल्ट IMF से डील करने में। इस बार जो है वो काफी मुस्बत जो है वो हमें रिस्पॉन्सेज मिले हैं फॉरेन एजेंसीज के, जिसकी वजह से मुस्बत मार्केट में जो है वो एक्टिविटी देखी जा रही है। अच्छा, लेकिन एहसन साहब, ये जो सेंटिमेंट हैं मार्केट के, ये हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन क्या ये मुस्तकिल है या कोई बबल है कुछ? क्योंकि छोटे सरमायाकार अब भी उस तरह से वो नहीं नज़र आ रहा कि ये कोई बिल्कुल आर्टिफिशियल मार्केट को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाने वाला मामला तो नहीं है। देखिए, इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो फंडामेंटल्स मार्केट के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम देख रहे हैं। तो जाहिर इन्वेस्टमेंट 3-4 तरफ से आ रही है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी है, लोकल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, रिटेल इन्वेस्टर है। तो आई थिंक कि ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, करेक्शन उसमें आती है, लेकिन जाहिर है वन ऑफ द इन्वेस्टर जो कैटेगरी है वो आके जो है सपोर्ट करती है। तो जाहिर है अपेरेंटली नजर आ रहा है कि वो शॉर्ट टर्म में कोई बबल होता भी है, बट करेक्शन आता है, और उसके बाद मार्केट के चूंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत चीप मार्केट है, तो उसमें जो है दूसरी कैटेगरी इन्वेस्टर जो है वो आके सपोर्ट करता है। क्या फंडामेंटल है एहसन साहब जिसकी वजह से मार्केट ये इस सिचुएशन में है? देखिए, इस वक्त तो सबसे पहले अर्निंग्स जो हैं वो आप देखें, अनप्रेसिडेंटेड अर्निंग्स जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं। जो पावर सेक्टर में रिकॉर्ड अर्निंग्स हैं, ऑयल सेक्टर में रिकॉर्ड, बैंकिंग सेक्टर में रिकॉर्ड अर्निंग्स हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो तवज्जो दे रहा है। दूसरी बात ये है कि डॉलर के बढ़ने के बाद हमने ये देखा था कि जो हमारे यहाँ के एसेट्स हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़नी चाहिए। तो वो हमें यही चीज़ नजर आ रही है कि ज़ाहिर है डॉलर अब महंगा हो गया है, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, बट शेयर प्राइसेस चीप हैं। तो हम कंपेयर करते हैं हमारी मार्केट्स को फॉर एग्जांपल इंडिया से या बांग्लादेश से, जहाँ पे मल्टीपल्स जो है अर्निंग के 14-15 चलते हैं। यहाँ पर जो है 5 का मल्टीपल इस वजह से चल रहा है क्योंकि जहाँ पे इंटरेस्ट शराय सूद काफी ज्यादा है। वक्त के साथ शराय सूद चूंकि कम होगा तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, और वो बढ़ने से पहले जो है बाजार में तेजी देखी जा रही है। तो लेकिन इंटरेस्ट रेट अभी तक कम हुआ नहीं है। अब देखते हैं कि अगला जो आएगा सेशन उसमें इंटरेस्ट रेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम हो जाए, और अगर ये कम होता है तो फिर मार्केट पर किस तरह के असरात? देखिए, ये तो हमें दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं इस पे वर्क करती हैं, यानी कि ब्लूमबर्ग है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्च के महीने के अंदर, मार्च 2024 से जो इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि हाई बेस इफेक्ट की वजह से ये इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त 22% नजर आ रहा है, ये सिंगल डिजिट की तरफ चला जाएगा मार्च 2025 तक। तो अपेरेंटली जो है कुछ बातें जो है वो हमें फॉरेन ब्रोकरेजेस से भी मिलती हैं, जिनकी रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि मार्च के माह से ये इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएंगे। और फिर हमारी कुछ अपनी भी जो तरजीहात हैं, यानी कि हाई बेस इफेक्ट को जब हम एवेल्युएट करते हैं तो हमें सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन नजर आता है 2025 तक, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर जो है काफी ज्यादा गुंजाइश है कि इस लेवल पर जो है वो मार्केट जब अगर 47,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो जब सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट होगा तो मार्केट हो सकता है लाख पॉइंट भी जो है वो क्रॉस कर जाए। सही। तो इस सिचुएशन में आप क्या खासतौर पे छोटे इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करेंगे कि वो सेफ खेलें, और फिर वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी तरफ उन्हें जाना चाहिए इस वक्त? देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड्स, काफी अच्छे डिविडेंड पे आउट दे रहे हैं। तो इन्वेस्टर को उन सेक्टर्स की तरफ जाना चाहिए जहां पर अर्निंग्स बहुत ज्यादा हैं और पे आउट बहुत ज्यादा है। जिसके अंदर सरफहरिस्त अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर की इस वक्त अर्निंग्स भी बहुत अच्छी हैं और पे आउट्स भी अच्छे हैं। इसी तरह से पावर सेक्टर के अंदर भी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, पे आउट्स भी अच्छे हैं, और ऑयल सेक्टर में भी यही है। तो आई थिंक कि इन सेक्टर्स को जो है तरजीह देनी चाहिए। तो एहसन साहब, बहुत से लोग जो है वो बड़ा एक लंबा इंतज़ार करते रहे, अब वो जिन्होंने बड़ा नुकसान भी किया वो बैठे रहे और सुकून से, और आज आप समझते हैं कि वो फ़ायदे में रहे हैं। और बहुत से ऐसे इदारे भी और बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर उस तरह से डिविडेंड नहीं मिला। अब वो शुरू हो गया सर्कल, और लोगों की जितना नुकसान या जितना इंतज़ार था वो कारगर आप समझते हैं कि हो गया है? देखिए, सेंटिमेंट्स इस वक्त चेंज होने थे जिस वक्त हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होने थे। तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इस वक्त हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं और IMF का सपोर्ट को हमने काफी ज्यादा जो है स्टेप्स लिए हैं। आप देखें गैस प्राइसेस को हमने कोई 10 बार जो है वो इंक्रीज किया है पिछले 3 साल के अंदर। तो आई थिंक कि ये काफी ऐसे स्टेप्स थे जो IMF ने हमें कहे थे कि वो हमने करने, और हमने अब भी गवर्नमेंट के अंदर भी उनको
किया। तो आई थिंक कि हमारे लेंडर्स को हमने सेटिस्फाई फर्स्ट टाइम किया है, अच्छे तरीके से किया है, तो जाहिर है उसके हमें फ्रूट्स जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो लॉसेज जो है वो रिकूप हो रहे हैं। आई थिंक कि काफी टाइम लगेगा, बट आई थिंक कि कुछ टाइम के अंदर जो है जिन लोगों को लॉसेज हुए थे पिछले 4-5 सालों के अंदर, वो जो है वो रिवर्स होंगे, होपफुली वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे और फिर नई खबर जो है वो हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि 100 इंडेक्स इस वक्त 67,000 पॉइंट्स जो है वो क्रॉस कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद तरीन सतह है जो अब 67,000 क्रॉस कर गया है। तो अभी हम गुफ्तगू ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक कर रहे हैं, जहां पर खबर ये आ रही है कि 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद तरीन सतह है। एहसन साहब, जो हम बात कर रहे हैं कि मार्केट आगे जाएगी, वैसे ये पिछले दिनों कुछ ये बात हो रही थी कि ये करेक्शन मार्केट की हो रही है और ये तो इसी तरह से चलता रहा तो अगले 2 से ढाई माह में ये 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। क्या वाकई इतनी कैपेसिटी है कि ये वहां तक पहुंच जाए? देखिए, ये कोई 2 माह की तो नहीं एक्सपेक्टेशन है, इनिशियल एक्सपेक्टेशन तो 75,000 की है, बट आई थिंक 1 लाख की जो आप बात कर रहे हैं तो वो आइडियली हमें 2025 में नजर आ रहा है। उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो कन्वीनियंट हो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम हो, जाहिर इलेक्शन आने हैं बर वक्त हो जाएं, फिर हम जो है वो IMF के प्रोग्राम, जिस तरह से हमारे लेंडर्स ने हमें टारगेट्स दिए हैं, फिस्कल टारगेट्स दिए हैं, वो जाहिर है उनको मीट करें, इन्फ्लेशन कम हो। ये बहुत सारी जो है इसमें मुराहात हैं कि इससे पहले कि हम कोई 1 लाख का इंडेक्स देखें, बट सर्टनली 2025 में दिस इज पॉसिबल कि हम इसको देखें और नए रिकॉर्ड जो है बाजार के हमें देखें, फॉरेन इन्वेस्टर दोबारा से पाकिस्तान मार्केट का रुख करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी और इम्प्रूव हो, GDP ग्रोथ रेट जो है फॉर एग्जांपल 5% अबव आई, ये सारी चीजों के लिए इन FY25 तो आई थिंक कि इसके लिए काफी ज्यादा हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, एटलीस्ट हमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए माशी पॉलिसी ज़रूरी है हसन साहब, और उसके लिए फिर ज़रूरी है कि बर वक्त इलेक्शन हो, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट 5 साल के लिए हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। जी बिल्कुल, ये लेंडर की रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन बर वक्त हो। इसके अलावा लेंडर की रिक्वायरमेंट है फिस्कल टारगेट्स को हम मीट करें, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम हो, ये सारी चीजें, और फिर जाहिर इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करें। दिस इज इम्पोर्टेंट कि इसके लिए हम स्मगलिंग का या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यूज कर रहे थे कि डॉलर को जो है मुस्तहकम करें, और वो हम कर चुके हैं। आइडियली स्मगलिंग को भी रोकनी है और फिर हमें देखना है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन को कम करें। सही, बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। पॉलिसीज इसी तरह से कंटिन्यू हों और चीज़ें बेहतर हों, वक्त पर इलेक्शन हो जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट 5 साल के लिए हो, तो फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब बढ़ सकती हैं। लेकिन उसके लिए तसलसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तसलसल में एक ब्रेक भी ज़रूरी है, और यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और कुछ और मेहमान और कुछ और बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। दुनिया गोल है और गूगल, आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं कि गूगल जिसने पूरी दुनिया को गोल मोल कर दिया है, उसमें लोग जहां भी बैठे हैं वो एक क्लिक से आपको सर्च कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 2023 में कौन कौन सी शख्सियात सर्च हुई हैं और क्या सर्च होता रहा है, इस पे हम बात करेंगे। आज आपको बताएं कि सर्च इंजन में हरीम शाह और अलीज़े सहर सर फहरिस्त रही हैं पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि गूगल ने फहरिस्त जारी कर दी। क्रिकेट के पाकिस्तानी शौकीन अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील जैसे नए जो नौजवान प्लेयर हैं उनको चेक करते रहें, टैलेंट हसीबुल्लाह खान को सर्च करते रहें। रवां साल में टॉप 10 सर्चेस में पाकिस्तानी नाजरीन की मुख्तलिफ दिलचस्पियों और बदलते हुए ज़ौक़ का इजहार होता है, जिनमें तफरी यानी इंटरटेनमेंट और क्रिकेट वो सबसे ज़्यादा रहे हैं, और ख़बरों की जीनत भी बनने वाली कहानियाँ, वाक़यात शामिल हैं। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की बात करें तो पाकिस्तान में होने वाली सियासी सरगर्मियों पर अपने ख्यालात के इज़हार की वजह से काफ़ी मशहूर रहीं, क्योंकि अक्सर उनके बयानात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर स्टार हरीम शाह। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। वेलकम टू शो हरीम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएंगे? और आप बहुत दूर हैं, यूके में बैठी हुई हैं, पाकिस्तान को मिस कर रही हैं कि जब आप सर्च की जो रिपोर्ट गूगल ने दी है उसमें हरीम टॉप पर है?
आई एम रियली सॉरी। एक तो ये कि मेरी आपके साथ कमिटमेंट थी और टाइम का बहुत डिफरेंस है वहाँ पे और यहाँ पे 5 घंटे का, और यहाँ पे इतनी सर्दी है और इतनी सर्दी में सुबह सुबह उठना, और मैंने इसीलिए अपना मोबाइल भी साइलेंट नहीं किया था। मैंने कहा मेरी कमिटमेंट है, मिस कमिटमेंट ना हो जाए। थैंक और यू अरीम, मैं थैंक यू जल्दी सो मच। जल्दी बिस्तर से उठी हूँ, यकीन माने मैंने कोई मेकअप कुछ भी नहीं किया, जल्दी से मैंने बालों में यूं हाथ फेरे और मेरे सामने आके और आपके साथ कनेक्ट होगी। जहाँ तक पाकिस्तान को मिस आप वैसे भी देखे ना, आपको इतना लोग सर्च करते हैं कि अब आपको बगैर मेकअप भी वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं वैसी ही अरीम है जैसी मेकअप के साथ है, तो कोई इशू नहीं है कि आप। बात मेकअप की नहीं होती, बात मेरे ख्याल में अगर मैं मेकअप करती इस पे अभी टाइम वेस्ट करती या कुछ भी करती नहीं, लेकिन आपकी कमिटमेंट का थैंक्स है अरीम, आपने। हाँ, ये आपकी हमेशा से अच्छी बात रहती है, पहले भी आप कमिटमेंट में पूरा उतरती हैं। तो जब वो कहते हैं ना कि कमिटमेंट कर लें तो फिर किसी की नहीं सुनती, हरीम भी किसी की नहीं सुनती है। मुझे ये बताएं हरीम, सबसे पहले कि ये जब आप क्या करती रहती हैं ऐसा कि लोग आपको इतना सर्च कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सर्च हुई हैं वो हरीम हुई हैं, लोग यहाँ पर आपको सर्च कर रहे हैं और आप यूके में हैं। आई डोंट नो कि क्यों कर रहे हैं, ये मीडिया का काम है पब्लिक से पूछना और पब्लिक के रिव्यू लेना। मुझे पब्लिक का तो इतना वो नहीं है, आप बेहतर बता सकते हैं कि क्यों सर्च किया होगा और किस लिए किया होगा। लेकिन ये मेरे साथ दूसरी दफा मुझे ये एहसास हासिल हुआ है। 2020 में गालिबन 4th नंबर पे मैं आई थी पाकिस्तान के अंदर सर्च में 2020 के अंदर, और फिर 2023 में मुझे पता भी नहीं था। मुझे जियो और बहुत सारे डिफरेंट, सबसे पहले मुझे जियो की कॉल आई और इसके अलावा फिर GNN और डिफरेंट, कल से मेरे इंटरव्यूज हो रहे हैं और बहुत सारे चैनल्स को मैंने, इवन के 92 और बहुत सारे मीडिया चैनल से मैंने इंटरव्यू लिए। और यकीन माने जब उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स वगैरह जब कहा कि आपका इस तरह सर्चिंग में नाम आया, तो फिर मैंने कहा लाइक अच्छा। तो इसी तरह फिर आपका भी मेरे साथ हो गया कि आप इस तरह सर्चिंग में तो इंटरव्यू के लिए आपको बुला रहे हैं, तो मुझे तो पता भी नहीं था। तो ये चीज़ भी सबसे पहले आप ही को पता चली और आप मीडिया ही की तवज्जुह से मुझे पता चली है कि सर्चिंग में मेरा नाम आए। अच्छा, आप ये बताइए कि यूके आप घूमने गई हैं या शिफ्ट हो गई हैं? पाकिस्तान ही आपको सर्च कर रहे हैं और आप पाकिस्तान से गायब हैं, क्या चक्कर है? नहीं, अभी जो हालात थे, जिन हालात थे, और आपको पता है कि अपनी जान की हिफाजत करना तो हर इंसान की, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। कोई भी खुद से नहीं चाहता कि आओ मुझे मारो या आओ मुझे पकड़ो। इस वक्त एक क्रिटिकल सिचुएशन में सबसे पहले कि अभी जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई मेरी अपनी फैमिली के साथ, वो आप सबके सामने है कि किस तरह से बिलाल को अगवा किया और फिर उनको वहाँ पे रखा, और किस तरह से मुझे थ्रेट्स और मेरी फैमिली को थ्रेट्स, और उन्होंने अमलन करके भी दिखाया। और जब बिलाल को अगवा किया हुआ था 10 डेज तक, तो उनको ये कह रहे थे कि उसको छोड़ेंगे नहीं, तो उसका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, तो उसके पीछे कौन है, तो ये वो सारी इन्वेस्टिगेशन मेरे अकॉर्डिंगली हो रही थी। और इसके इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा कि नहीं, आके इधर यूके से ही मुझे लेके जाना है, तो चाहे मैं खुद तो उनके मुंह में आऊंगी नहीं। और यकीन माने मेरा नाम जो है ना, उन्होंने कंट्रोल एग्जिट लिस्ट में भी डाला हुआ है, तो इसीलिए मैं भी फिल वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ कि इमरान खान साहब जल्द से जल्द बाहर। तो अब ये आपका एक्स का अकाउंट भी वो हो गया था या वो भी सस्पेंड कर दिया। तो बहुत सारे मसाइल हुए हैं। चले क्या, लेकिन एक्स का अकाउंट क्यों हुआ? वो तो वहां से होना चाहिए, या पाकिस्तान से तो नहीं होगा वो तो। क्या मतलब एलन मस्क ने कर दिया? हरीम क्यों इतनी ज्यादा सर्च हो रही हैं? उन्होंने कहा इसको तो बंद कर दें, क्या वजह हुई? मेरा खैर मेरे लिए इतना वो नहीं है कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो मैं इसके लिए कोई मलाल या रंज मैं कहूँगी कि कोई भी चाहे प्लेटफॉर्म है, चाहे वो सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कहीं पे भी मैं आवाज़ उठाऊंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी आवाज़ को लोगों तक या आम लोगों तक उसको ज़रूर रसाई होगी। इससे पहले भी मेरे अकाउंट बैन हुआ है, अभी ये तो खैर इस पर इतने ज़्यादा तो फॉलोवर या उस तरह का नहीं था। हाँ, मेरे ट्वीट काफ़ी लोगों में मकबूल होते रहे हैं और लोगों में काफ़ी हाईलाइट होते रहे हैं। उसमें मैं मशकूर हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतना वो दिया हो कि कोई भी चीज़ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करती हूँ तो लोगों तक ईजिली पहुँच जाती है। लेकिन इससे पहले मेरे टिकटॉक अकाउंट पे इतने सारे फॉलोअर्स थे, वो बैन हो गया। वो तो PTA ने किया था बाकायदा, जब शहर रशीद वाली वीडियो का मसला हुआ था कि हर एक के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई झगड़ा आपका रहता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। मतलब कुछ सुलह करके क्यों नहीं रखती हैं आप? कभी किसी के हवाले से बात कर देती हैं, कभी किसी को छेड़ देती हैं। ये कोई छेड़खानी वाला काम क्यों करती रहती हैं आप? छेड़खानी वाला काम नहीं, मुझे लगता है जहाँ पे बोलना चाहिए और जहाँ पे कोई नहीं बोल रहा तो वहाँ पे मैं बोलती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे भी अगर कोई मेरी गलती रियलाइज करवाता है या मुझे देखे, सबसे ज्यादा
अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, तो मैं कहूँगी कि वो शख्सियत में ही हूँ कि जिसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, तनकीद का सामना करना पड़ता है। मुझ पे भी लोग तनकीद करते हैं, तो तनकीद अगर इंसान पब्लिक फिगर है या लोगों में मकबूल है या लोगों के सामने आ चुका है, तो उसको तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, अपनी गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए। तो लोग हम पे भी करते हैं, तो हमें भी जब किसी की कोई चीज़ बुरी लगती है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, किसी भी दर्जे है, किसी पे उस पे है, तो हम भी खुल के तनकीद करते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है इसमें, अगर किसी भी काम पे तनकीद की जाए या किसी को रियलाइज करवाया जाए कि यहाँ पे आप गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे तो खुद के बोलना चाहिए। वो हम जरूर कहते हैं कि हमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन सिर्फ हम मीडिया पे ही बैठ के बोल सकते हैं, जब भी उनके सामने आएंगे तो हमें अच्छा, तो हरीम मुझे ये बताइए कि फिर जो अगर कोई ऐसा करे तो माफ़ भी कर लेते। पिछले दिनों में एक बड़ा अजीब सा आपके साथ वाकया, कुछ आपकी वीडियोस थी जो इस तरह की पर्सनल चीज़ें थी वो लीक हुई और आपके वो दोस्तों ने की जो आपके दोस्त थी और बड़ी क्लोज फ्रेंड्स थी, तो क्या उनके साथ कुछ सुलह का मामला हो गया या नहीं किया अभी तक? अभी फिल वक्त चूंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, जो मेरे साथ हुआ था तो मैंने एक लीगल तरीके से चीज़ों को प्रोसीड किया था। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आई थी। तब भी मैं गालिबन मोरक्को में थी और पाकिस्तान में गई थी सिर्फ और सिर्फ इसी मामले के तहत के जो भी है लोगों के सामने आए। उस वक्त भी यही हुआ कि हरीम शाह को शायद फेम का बहुत ज़्यादा चस्का पड़ चुके हैं, तो फेम के हाथों मजबूर होके जो है तो हरीम इस तरह का कदम खुद उठा सकती है। तब भी मैंने लोगों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया। मैंने कहा चलें अल्लाह हक के जो सच होगा सामने आ जाएगा और हमारे इदारे इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने एक अदारे के थ्रू लीगल तरीके से चीज़ों को प्रोसीड किया। अब देखें क्या उसके नताइज निकलते हैं। आपको पता है पाकिस्तानी अदालतों में थोड़ा चीज़ें लंबा चली जाती हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। मेरे ख्याल में किसी को माफ़ करना या अच्छी बात होती है। अब जो हो गया वो वापस तो नहीं आता। सही। अच्छा, हरीम आपके हवाले से ये बहुत ज़्यादा बात होती है कि आप पहले एक शोबिज़ स्टार के तौर पर, सोशल मीडिया के स्टार के तौर पर सामने आई और आपके बड़े लोग वीडियोस भी देख रहे होते थे, आपकी टिकटॉक भी देख रहे होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो मुतनाज़ हो रही थी। वो कभी किसी के हवाले से बात, कभी किसी के हवाले से बात, कभी किसी की वीडियो की बात कर रहे हैं, कभी किसी के ख़िलाफ़। बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिनके नाम हम इस वक्त नाम नहीं लेते, लेकिन मैं आपकी बात करूँ, ये क्यों ऐसा हुआ कि आप इस किस्म के, आप के बारे में कहा गया कि हरीम यूज़ हो जाती हैं, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए? मैं कभी भी यूज़ नहीं हुई और यूज़ होना तो एक डिफरेंट थिंग है कि आप किसी के लिए यूज़ हो रहे हो तो फिर आप अपनी ज़ुबान बंद रखते हो और आप कभी भी हालात का मुकाबला नहीं करते या कभी भी बोलते नहीं हो किसी के अगेंस्ट। एज अ पाकिस्तानी बशिंदा मैं अपना फ़र्ज समझती थी कि जो चीज़ें मैंने बहुत करीब से देखी हैं या जिन चीज़ों की मैंने जांच पड़ताल की है, तो मतलब एक हकीर से या एक नातवा से मेरी भी फ़ैन फॉलोइंग है, तो मुझे लोगों को बताना चाहिए इस अपने मुआशरे के बेकिरदार जो हैं या बेहिस लोग जो हैं, जो लोगों के सामने कुछ हैं और पीठ पीछे कुछ हैं। तो मैंने सब पे खुल के तनकीद की है। तो अगर उस चीज़ को लोग किसी भी मुस्बत लेते हैं या मनफी लेते हैं या जैसे भी लेते हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि हर इंसान को अपने बारे में बेहतर तरीके से पता होता है और मुझे बेहतर तरीके से पता है कि मैंने लाइफ में क्या किया है। मुझे रिग्रेट या ये चीज़ें तब होती कि मैं यूज़ हकीकी मानों में हुई होती। मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी, मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था, मेरी थॉट्स बिल्कुल क्लियर थी और लोगों के बारे में मेरे बयानात बिल्कुल क्लियर थे। जिन लोगों के बारे में मैंने जो कहा था इस वक्त, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, चूँकि मैं खुद पीटीआई को शुरू से सपोर्ट करती रही हूँ, तो अगर से पीटीआई के अंदर भी कुछ लेकिन ये भी हरीम ये कहा जाता है कि आप जिनके बारे में बात कर रही हो तो खुद भी बेनिफिशरी रही होती हैं, बाद में आपका कुछ झगड़ा होता है तो फिर आप एक्सपोज पे आ जाती हैं। ये भी आप पर तनकीद होती है कि आप लोगों की खुफिया वीडियोस भी रख लेती हैं। ये तो गैर अखलाकी काम नहीं है? जिनकी वीडियोस मेरे पास थी तो वो मैं लोगों के सामने लेके आई। गैर अखलाकी था या गैर अखलाकी नहीं था, आई डोंट नो। जिन भी लोगों को मैंने एक्सपोज किया तो मुझे उनमें कोई किसी भी किस्म का कोई शर्मसार नहीं है, लेकिन वो किसी लड़ाई या झगड़े की वजह से नहीं था, वो आवाम को दिखाने के लिए था। और मैं भी इससे आवाम ने बहुत कुछ सीखा हो ना भी सीखा हो, ये
क्या उनका उन पे इम्पैक्ट इसका पड़ा है या नहीं, इस चीज के बारे में मैं अब कबल वक्त क्या बात करूं। सही आप चलें हरीम, ये तो बहुत संजीदा वाली बातें होगी। मुझे ये बताइए कि यूके में अब आपकी क्या मसरूफियत रहती है? वीडियो स्टूडियोज यहाँ बना रहे होते हैं, क्या कर रही होती हैं सारा दिन? ठंड तो बहुत है जिससे आप कह रही हैं, तो करती क्या है, क्या मसरूफियत है आजकल? यूके में आके मुझे लगा कि बंदा कितना पंक्चुअल हो सकते हैं। अच्छा। और यकीन माने मुझे पंक्चुअलिटी का और चीज़ों का एहसास हुआ कि यहाँ पे लोग किस तरह मेहनत करते हैं और कितनी एफर्ट और कितनी स्ट्रगल करते हैं। हमें तो लग रहा होता है कि यूके जो है, वहाँ पे यूके एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग जाते हैं, अय्याशी करते होंगे, मज़े से रह रहे होंगे, लेकिन यूके की और पाकिस्तान की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। और यहाँ पे मुझे भी जो है तो पाकिस्तान में तो खैर इतना मेरा स्केड्यूल टफ नहीं था। खैर मैं इतना पाकिस्तान में नहीं रहती थी, मैं बैरूनी मुल्क मुकीम रहती थी, क्योंकि आपको पता है इससे पहले मैं टर्की में मुकीम थी। और जी आप इंटरनेशनल स्टार बनी थी हरीम। लेकिन यहाँ पे यकीन माने टर्की में भी मुझे इतना डिफरेंस कभी फील नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। और मुझे मिला कि यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी टफ है। और वैसे यूके इतना वो नहीं है कि यहाँ पे लोग किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरह, तो वो चीज़ें मेरे अंदर भी आई। और मुझे भी लगता है कि हमने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया और बहुत सारी चीज़ों में हमने वक्त का एहसास नहीं किया। तो वक्त का एहसास बहुत जरूरी है। वो तो इसका मतलब है हरीम, हम ये कह सकते हैं कि हरीम की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया यूके आकर अपनी शख्सियत में, लाइफ में। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो मैं छोटे छोटे बच्चों से भी सीख रही होती हूँ, यकीन माने मुझे तो छोटे छोटे बच्चों से भी सीखने का मौका मिलता है कि, और सीखना चाहिए भी इंसान के। मेरे ख्याल में माँ की गोद से लेके गोद तक एक सीखने का मरहला होता है। तो अगर इंसान कहीं भी जाके कुछ भी सीखते हैं या कुछ उसको सीखने का मौका मिलता है या लोगों की चीज़ों से वो इम्प्रेस होते हैं, मुतासर होते हैं, तो होना चाहिए। तो बच्चों को सिखा भी रही होती हैं कि टिकटॉक कैसे बनानी है, कैसे स्टार बनना है? आप तो स्टार अभी हैं। तो टिकटॉक पे मैं इतना अभी एक्टिव नहीं हूँ। सोशल मीडिया स्टार कह लेते हैं। या मतलब टिकटॉक पे अभी मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ जैसे पहले मैं वीडियोस बनाती थी या कुछ। अभी उस तरह का होता ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता टिकटॉक के लिए। तो आपको यहाँ भी जो लोग हैं पहचानते होंगे, जो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, जो उर्दू कंटेंट स्पेशली देखते हैं, पाकिस्तान पे नज़र होती, वो लोग पहचान लेते हैं वो हरीम आ रही है, वो जा रही है, कोई ऐसा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह होता है ऐसा, और बहुत बार होता है। और यूके के अंदर तो पाकिस्तानी और इंडियंस और हमारे इवन के नेपाली और बांग्लादेशी ये बहुत हैं। और एशियन कम्युनिटी, चाहे वो बंगाली हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो नेपाली हैं, चाहे वो इंडियन हैं, चाहे वो जो भी हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है मुझे। अच्छा। सिर्फ ना कि पाकिस्तानी ही, इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली, बहुत सारे लोगों में जो है। तो आगे क्या प्लान है? अभी यूके में रुकना है, कोई यहाँ अपना कोई बिजनेस, कोई काम, कोई जॉब, कुछ मसरूफियत यहाँ रखनी है, या फिर कहीं मूव होना है? फिर वक्त तो अभी यूके में ही है, चूँकि यूके में इसलिए भी हैं तो एक ये कि खुद की प्रोटेक्शन के लिए एक सेफ कंट्री है, दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जितना यहाँ पे बैठ के खुल के बोलो, हालात मुवाकिफ हों या गैर मुवाकिफ हों, तो आपको मज़ा आता है। किसी के भी कुछ भी बोलने में आपको पता होता है कि रात को आपको उठाया नहीं जाएगा, आपकी माओ बहनों बेटियों को दी घसीटा जाएगा, आपसे वो कुछ बोल रहे हो तो फिर आप ऐसा किए ना, यूट्यूब पर, फेसबुक पे बैठ के आप कोई तकरीरों की वीडियोस बनानी शुरू कर दें। मैं भी आदिल राजा बन जाऊंगी यहाँ यूके में आके। नहीं, लेकिन ये बहरहाल वो सबसे पहले ज़रूरी है, वो होना चाहिए, और उसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हरीम, आप साथ थी हमारे। और बड़ा ज़रूरी है कि सर्च में जो कुछ लोग कर रहे हैं वो पाकिस्तानियों की मेंटालिटी किस तरह है, किस तरह वो सोच रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, तो वो अब आपके सामने है। हरीम का थैंक्स करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मौसम की बात करते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, वेलकम बैक, दुनिया बोल है में। और अब आप देख रहे होंगे कि मैं वेदर वॉल के आगे आ गया हूं, क्योंकि मौसम का अहवाल बताना बहुत ज़रूरी है। मौसम ठंडा हो रहा है, सर्द हो रहा है, तो कहां कहां क्या क्या दर्जा हरारत है वो भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की बात करें तो पूरे मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 दिसंबर से सर्द हवाएं पाकिस्तान का रुख करेंगी।
कराची समेत बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा और दर्जा हरारत गिरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो कराची वालों के लिए खबर है कि उनके यहाँ भी सर्दी आने वाली है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बाद मैदानी इलाकों में धुंध, पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान और स्वाबी में बूंदाबांदी की तवक्को की जा रही है। शुमाली इलाका शदीद सर्दी की लपेट में है। अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो आज और अब एक नज़र डालेंगे शहरों के दर्जा हरारत पर। तो कराची की सबसे पहले बात करते हैं। धूप निकल आई है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत इस वक्त 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो कराची के बाद हम सफ़र करेंगे अब कोयटा की जानिब कि कोयटा में दर्जा हरारत क्या है। तो कोयटा में इस वक्त -3 यानी कि ठंड है बहुत और मैक्सिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो कोयटा से यहां आएगी सर्दी। अब चलते हैं मुल्तान की तरफ। जनूबी पंजाब में मुल्तान शहर का कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि सर्दी वहां भी आगाज हो चुका है। मुल्तान के बाद लाहौर और बागों के शहर में इस वक्त धुंध के साथ कम से कम 8 दर्जा हरारत है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा आज दोपहर के वक्त। और उसके बाद शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करेंगे। बादलों के डेरे हैं। कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद में इस वक्त 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मैक्सिमम 19 डिग्री पर जा सकती है आज का मौसम। और इस्लामाबाद से सफ़र करेंगे 1.5 घंटे में पेशावर, और पेशावर के दर्जा हरारत की बात करें तो 5 कम से कम, यानी कि सर्दी वहाँ भी अच्छी खासी शुरू हो गई है, जबकि मैक्सिमम 19 यानी कि दोपहर में धूप होगी और दर्जा हरारत 19 तक पहुँचेगा। तो ये है मौसम का अहवाल, लेकिन मौसम के एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलते हुए मौसम में सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है और सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ अब एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कराची वालों के लिए खबर है कि 2 दिन के बाद अब सर्दी की शिद्दत में इजाफा शुरू हो जाएगा। ख़ासतौर पर जो सुबह है और रात के वक्त वो कदरे मौसम में तब्दीली होगी, और उस मौसम की तब्दीली के बाद सिचुएशन ये है कि आप अपना ख्याल भी रखें मौसम का। बच्चों में इस वक्त फ्लू और इस किस्म की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो हमें मौसम के अहवाल के बाद अब एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। दुनिया बोल है में, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर हमारे साथ इस सर्द मौसम से बचना कैसे है, अपने आप को महफूज कैसे रखना है, उस पर बात होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हमने ब्रेक से पहले मौसम का अहवाल बता रहे थे, और सर्द मौसम में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो सर्दी के ही साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ तो सर्दी को हम इंजॉय करते हैं, लेकिन इन मसाइल के साथ लड़ना कैसे है, इन पर कंट्रोल कैसे करना है, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे अपने ही हकीम शाह नज़ीर साहब। हकीम साहब आज कुछ चीज़ें लेकर आए हैं, और मैं इनसे पूछ रहा था ये क्या है, कहते नहीं जब हम जाएंगे ऑन एयर तब आपको बताएंगे कि ये क्या है और क्या करने चाह रहे हैं। उनसे बात करते हैं। और साथ ही साथ जो सर्द मौसम है इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक तो नज़ला ज़ुकाम का बहुत इशू है, लास्ट वीक वो बता भी रहे थे, लेकिन दूसरा है कि खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है और ड्राइनेस होती है, चाहे वो हाथों पे, पाँव, चेहरे पे फंगस के मामलात हो जाते हैं। ये हम बात करेंगे कि ये जो चीज़ कोई ऑयल टाइप चीज़ें लेकर आएँ, उससे क्या करना है। पहले तो आपको वेलकम करते हैं साहब। आज सहरिश मौजूद नहीं है, वरना उससे ढेर सारी और रेमेडीज़ भी पूछ लेनी थी आपसे। और आज सहरिश की भी तबीयत ख़राब है, उसको हम ठीक करें। नेक तमन्नाएं फिर से करते हैं कि सहरिश आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो। आज ये क्या चीज़ें लेकर आए? ये तो मुझे पेट्रोलियम जेली लग रही है जी। एक पेट्रोलियम जेली है, एक रोगन बादाम है, एक कैस्टर ऑयल है। अच्छा। और उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्रीम मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। अच्छा। तो अपना मॉइस्चराइज़र क्रीम आप खुद बनाइए, अपने घर पे बैठ के और फिर बेचिए। नहीं बेचिए नहीं, घर पे आप इस्तेमाल कीजिए। और इससे ये है कि एक तो फेस और हाथ पाँव की ड्राइनेस को ख़त्म करेगी, स्किन को मॉइस्चराइज करेगी। साथ में आपने देखा होगा यूं लकीरें पड़ जाती हैं। कराची में तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन कराची से बाहर जो है वो स्किन फट जाती है। हाँ, स्किन फट जाती है। बाद लोगों की एड़ियाँ फट रही होती हैं, ये उसको भी ठीक करेगी और आम स्किन को भी ये मॉइस्चराइज करेगी। साथ में अगर इचिंग, खारिश, सुइयाँ चुभती हों बॉडी में, ये उसको भी ठीक करेगी। कैसे, मतलब इसकी मिकदार कैसे बनाना होगा? देखें इसमें ये ना हो सारा ऑयल डाल लें या सारा पेट्रोलियम जेली डाल लें, क्या? नहीं, आपने लेना है तकरीबन 50 ग्राम आपने पेट्रोलियम जेली लेनी है, या तो प्लास्पो क्रीम जो सादी क्रीम होती है,
वो ले लें। प्लास्पो क्रीम कहलाती है वो, जो सादी क्रीम होती है जिसमें आप हर टाइप की बना सकते हैं। सही। इस तरीके से आपने 50 ग्राम आपने, ये दिखाएं जी इधर। मैं बिल्कुल दिखा दूंगा। ये अच्छा, आपने 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली ले ली या प्लास्पो क्रीम ले ली। 50 ग्राम। आप इसमें डालेंगे आप 1 चाय वाली चम्मच जो है वो कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल को उर्दू में कैस्टर ऑयल, इसको अरंड का तेल भी कहते हैं, अरंड का अरंडी तेल भी कहा जाता है जी, कैस्टर ऑयल। रोगन बादाम, चाहे मीठा बादाम हो या कड़वा बादाम हो, दोनों चलेगा इस पे, ठीक है। ये भी हमने लिया या पका हो। हाँ, 1 चाय वाली चम्मच। अच्छा, दोनों एक चाय के चम्मच। जी हाँ, दोनों 1 चाय के चम्मच लेके इस तरीके से आप इसमें मिला लीजिए। जब पेट्रोलियम जेली प्लेन भी लगाते हैं वो भी मॉइस्चराइज करती है, लेकिन वो चमचम चिपचिपाहट बहुत करती है। हाँ। जब ये चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे तो चिपचिपाहट इतनी नहीं होगी। ये तो मजीद ऑयल इसमें आ जाएगा, तो ये तो और ज़्यादा नहीं करेगी। नहीं, इतना नहीं करेगी ये। अच्छा, हाँ, ये जज्ब भी हो जाएगी। देखें, ये तो वैसे क्रीम की तरह बन गया। जी हाँ, ये देखें, आप इस तरह करने के बाद ना आप दोनों हाथों पे लगा लें। अच्छा, ये सिर्फ हाथों के लिए, मुंह पे? हाथों पे, चेहरे पे, सब पे लगा दें आप। नहीं तो चेहरे पे तो फिर ये वो चमक नहीं, दमक कर रहे होंगे। बिल्कुल नहीं होगा, कोई चमक धमक नहीं होगी इससे। आप ये देखें, बिल्कुल मॉइस्चराइज। नहीं तो ये चेहरे पे भी आप वो करें ना, अप्लाई कैसे? ये देखें। अच्छा, नहीं जनाब, आप देखें कुछ आ रहा है? हाँ, नहीं वैसे नहीं आ रहा, लेकिन स्किन मॉइस्चराइज हो गई आपकी। हाँ, वो जो चमक दमक है, हालांकि इतनी लाइट है, आप वैसे जो चमक रहे थे इससे नहीं, आप नहीं नहीं हुआ। वो ड्राई हो रहा था ना मौसम। अच्छा, इसकी वजह से स्किन भी ड्राई होती है। जब आप ये लगा लेंगे तो ये चमक कोई चीज चिपचिपाहट। ये तो बड़ा सस्ता सा फॉर्मूला, बहुत ईजी है। देखें, आपके हाथ भी कोई चिपचिपाहट नहीं है। सुबह में लगाना है, रात को लगाना है, कब लगाना है? ये रात को लगा लें, दिन को लगा लें, कोई हर्ज नहीं है। इसे लगा के बाहर भी निकल सकते हैं। अच्छा। कोई हर्ज नहीं है, ना आपकी स्किन को डैमेज करेगी ना कुछ करेगी। टोटल ऑर्गेनिक है ये। अच्छा, लेकिन कोई केमिकल तो है नहीं। कहा जाता है कि सर्दियों में अमूमन जब क्रीम्स होती हैं, इस तरह के कोल्ड फार्मूलाज बनाए जाते हैं, वो रंग आपका वो कर देते हैं, काला डिम कर देते हैं। इससे नहीं होगा, इससे कलर और स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी आपकी। अच्छा, हाँ, और वो जो मुख्तलिफ केमिकल्स यूज़ होते हैं तो फिर वो तो आपको पता है स्किन को काला भी कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, और उसमें यह है कि स्किन पतले होने के चांसेस होते हैं वो केमिकल्स की वजह से। इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है टोटल ये। सही। तो जी जनाब, पेट्रोलियम जेली और कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल वो लीजिए और अपना ये जो है ना ड्राइनेस वो दूर कीजिए। तो ये एक फार्मूला तो ज़बरदस्त हो गया। अगर आपकी पूरी बॉडी में ड्राइनेस हो रही है, हाँ, पूरी खुश्की आ रही है, तो आपने 1 गिलास दूध लें, उसमें 2 कतरे मीठे बादाम का तेल डाल लें। अच्छा। मिक्स करके आप पी लें, पूरी बॉडी की ड्राइनेस दूर कर पीना है वो। 1 गिलास दूध में 2 कतरे मीठे बादाम का तेल डाल के 1 टाइम रोजाना पिए, आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म करेगी वो। नहीं, वो तो दूध तो पीना होगा ना, नहाया थोड़े कि ड्राइनेस नहीं, तो सारी बातें ये स्किन में, इसमें ऑयल चला जाता है। अच्छा। बादाम का तेल जा रहा है तो वो आपकी स्किन पे आ जाती है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करती है। और इस मौसम में आपने देखा होगा लोग पानी कम पीते हैं। जी हाँ। आंखें ड्राई हो रही होती हैं, खुश्क हो रही होती हैं, तो पानी का टेक ज़्यादा रखें ताकि आपकी किडनी के लिए भी ये ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि पानी नहीं पीते हैं, पानी ना पीने की वजह से किडनी के भी मसाइल हो रहे हैं, कमर में टांगों में दर्द भी महसूस हो रहा है, स्किन भी ड्राई हो रही है, सुस्ती काहली भी हो रही है, बॉडी में पानी की कमी भी हो रही है। तो पानी का टेक ज़्यादा रखेंगे तो ये चीज़ें भी आपकी दूर हो जाएंगी। लें जनाब, ये सुन लें सैरिश, आप ये ज़रूर बात के सुन लें कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी किडनी का पेन है तो वो आप जल्दी ठीक हो सकती है इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये जो इस तरह की क्रीम्स हैं और ये चीज़ें, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका तो देखिए, मैंने मुझसे भी पहले भी कहा कि इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ, टोटल ऑर्गेनिक है ये। इसका किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। जो केमिकल वाली चीज़ें होती हैं उनके स्किन पे डैमेज होने के खतरे होते हैं। पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, इसको कोई हर्ज नहीं है। आपने देखोगे इस मौसम में सुइयाँ चुभती हैं बॉडी में, गर्म पानी खुश्की की वजह से। हाँ, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जो सुइयाँ चुभती हैं आपकी बॉडी में, ये खुश्की की वजह से स्किन फट रही होती है, ये उसको भी ठीक करेगी आपके। और इसके अलावा आपने देखा होगा सर में खुश्की की, खुद से सुई को चुभो जाए वो भी नहीं असर करेगी अगर ये लगाई। नहीं, वो तो चुभो दिया ना आपने देखा होगा सर पे खुश्की की एक परत जम जाती है, बिल्कुल, उसमें इचिंग खारिश भी होती है, छोटे छोटे से दाने भी बन जाते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, सर पे खुश्की सिकरी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से बाल भी गिर रहे होते हैं, तो आपने सिंपल एक बूटी लेनी है, पाउडर फॉर्म में मिलेगी पंसारी से आपको, कमेला के नाम से।
कमेला। कमेला, उसकी एक चाय वाली फिल्मी सा चम्मच नाम को, है बूटी का। हाँ कमेला नाम है, उसको सरसों के तेल में मिला के नरम सा पेस्ट बना लें और अपने सर पे लेप कर लें नहाने से 20 मिनट पहले। अच्छा। उसके बाद आप नहा लें, आप देखना आपका 60 to 70% खुश्की खत्म हो जाएगी उस एक एप्लीकेशन से। एक दिन छोड़ के यूज़ कीजिएगा, जब मुकम्मल तौर पे खुश्की खत्म हो जाए आप इसे रोक दीजिए। तो हकीम साहब आपके तो अपने माशाल्लाह पूरे बाल हैं, तो इस किस्म की रेमेडीज मैं मुख्तलिफ रेमेडीज यूज़ करते रहते हैं हम लोग। हाँ। और मैंने आज इस उम्र में भी आपका कोई गंजापन का अभी मेरी उम्र ही क्या है यार, अभी तो 19 नहीं, साल मैं यही उम्र कह रहा हूँ 19 साल में भी आप बिल्कुल गंजापन में नहीं आए, वरना तो आजकल देखें आपसे छोटी उम्र जिनकी 40-45 साल होती है वो हो जाते हैं, आप तो 19 साल में भी नहीं हुए। देखें मुझसे छोटी उम्र वाले 45 साल वाले देख लें वो हो जाता है। तो नहीं, मैं 31 साल पहले भी 19 साल का ही था। नहीं वो तो आप करेंगे आगे, लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइए, ये सिर्फ खुश्की के हवाले से, ये खुश्की के हवाले से और बाल खुश्की की वजह से अगर गिर रहे हो, मैंने उसकी वजह से ये बताया। कमेला पाउडर को सरसों के तेल में मिला के आप लगाइए। आमतौर पे अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं और बाल पतले भी हो रहे हैं, तो आपने देखा होगा पार्क्स में जो घास होती है, ठीक है, वो पहले उसमें से 1 चम्मच घास इतना काट लें कि 1 चम्मच के बराबर हो। अच्छा। उसे काट के पहले धो लें क्योंकि उस पर केमिकल लगा हुआ होता है। उसे धोने के बाद आप 1 पाव नारियल के तेल में या 1 पाव तिल के तेल में डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल आप सर के बालों पे लगाएं, जैसे घास घनी होती है इस तरह बाल घने हो जाएंगे आपके आस्ते आस्ते। जनाब ये तो ये मुफ्त की चीज़ है। मतलब आप पूरा, एक तो हमारे यहाँ वैसे ही घास कराची में कम होती है ना, होगा पूरा कराची अब घास काटने के लिए चला जाए कि हकीम साहब ने कहा था कि घास का नहीं बहुत अच्छा, ये पहले भी मैंने एक दफ़ा बताया, बहुत पजीराई मिली और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। चलें ये बड़ा अच्छा है। अब ये ऐसा करते हैं, फिर आप ये एक तेल तैयार करके दें ताकि मैं भी 18 साल की उम्र में अब गंजा ना हूँ, तो वो बेहतर है। तो इस तरह चलें। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं, अभी हमारे कैमरामैन कह रहे हैं इस मौसम में सबसे बड़ा मसला है कि खुश्की तो है, सर से लेके पूरा जैम है, ज़ुकाम हो गया है, और वो जैसे कहते हैं ना नज़ला अंदर गिर रहा है तो ज़ुकाम अंदर गिर रहा है, इसके लिए क्या करना है? साइनसाइटिस एलर्जी कहलाती है ये। अच्छा। जी हाँ, इसमें गला भी ख़राब हो जाता है बार बार और बलगम रेशा अंदर को गिर रहा होता है, या तो अगर छींकें आएंगी तो 20-25 छींकें एक साथ आएंगी। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बांसा के पत्ते, ये पंसारी से मिल जाता है। ये बांसा यार, बांस से बांसा के पत्ते, बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें, इसे उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन। कड़वा होगा? नहीं, लाइट कड़वा होगा, आप इसमें हनी मिला सकते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं, सिर्फ 3 दिन पी लें। आप देखें किसी भी किस्म की एलर्जी होगी, आपका ये सीज़न जैसे आपको बहुत ज़्यादा साइनसाइटिस एलर्जी अक्सर रहती है, धूल मिट्टी खुशबू बदबू किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, कलर से कारपेट से हो, तो हर महीने 3 दिन इस्तेमाल करें। सही, आपकी आस्ते आस्ते ये एलर्जी की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। चलें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी जनाब। जिन लोगों को इस मौसम में ये प्रॉब्लम हो रही है, हकीम साहब आप साथ ही रहेगा। इस वक्त जो हम आपके पसंदीदा नाज़रीन सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है प्रेडिक्शन का। सर्द हवाओं में सितारों की जो बदलती हुई चाल है वो क्या कहती है। इरफान कामिल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका इरफान इस वक्त में क्या कह रहा है, कितना कामिल हो गया है। जी इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लोग जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है और किस तरह। जी आपके साथ भी, आपके साथ तो इरफान साहब बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन ये है कि लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि इरफान साहब बताएं कि उनका ये वीक कैसा गुजरने जा रहा है आगे और क्या हालात बदल रहे हैं। मौसम के सर्द होने का असरात होते हैं इरफान साहब सितारों पर? जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। इरफान साहब वैसे ही हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये सर्द जब मौसम होता है तो इसके भी असरात होते हैं सितारों पर और सैयारों पर और लोगों के हालात पर? नहीं, लोगों के हालात पे होते हैं इफेक्ट्स, इनफैक्ट प्लैनेट्स पे इफेक्ट्स नहीं होते क्योंकि वो अपने अल्लाह के बनाए हुए कानून के तहत अपने सर्किल को कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, इंसानों के ऊपर जरूर, मिजाज के ऊपर, इंसानों की गुस्सा, इंसानों का पेशेंस, इन सब चीजों पे बिल्कुल असरअंदाज होता है एनवायरनमेंट। सही। अच्छा, तो इरफान साहब फिर आगाज करें, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहां से शुरू किया जाए और क्या क्या है बताने को। बिल्कुल, हम एरीज से स्टार्ट लेते हैं और एरीज में हम इसमें जो कवर करेंगे हम उसके अंदर
फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ है, पैसा है, वेल्थ को हम इसमें कवर करते हैं, और फैमिली है, और आपका ऑक्यूपेशन है, मीन जिसमें भी बिजनेस में है या जॉब लाइफ में। तो एरीज के लिए जो वीक है इसके अंदर उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। प्लस उनके पास इनकमिंग पैसे की काफी ज्यादा इस हफ्ते के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस रहेंगी उनके पास, अगर वो बिजनेस प्रोफेशन के अंदर हैं, और कुछ अगर जॉब है तो उसमें भी कोई बोनसेस वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ऑल दो इनकी जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ी ट्रिगर है इस वीक, तो जरा उसमें थोड़ा मोहतात रहिए और कोशिश करें कि जहां तक उसके अंदर कुछ सेटलमेंट्स हो सकती हैं उसको लेके चलें, और अपने जो प्रोफेशन में है उसमें भी इनका ओवरऑल सही रहेगा। अच्छा, एरीज के बाद हम बढ़ते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस की हेल्थ इस हफ्ते बिल्कुल परफेक्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, पैसे के लिए एक्सपेंसेस इनके रेज रहेंगे, तो इस एक्सपेंसेस को अपने जरा देखभाल के उसको जरा खर्च करें, अपनी चीजों को, पैसे को जरा संभाल के रखें, संभाल के रखें। एग्जैक्टली। और जो इनकी फैमिली लाइफ है इट्स गुड, कोई ऐसा इशू नहीं है उसके अंदर कि उसके अंदर हम कहीं का कोई प्रॉब्लम है। हाँ, ऑल दो जिन लोगों के रिश्ते अगर इस वक्त चल रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी वाला टाइम है ये हफ्ता जो है, तो उसके लिए अभी अगर उसको पोस्टपोन कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक तो कोशिश करें। यानी कि किसी के ससुराल आना है तो उनको मना कर दें, बहाना कर दें, और किसी के यहाँ जाना है तो उनको भी कोई बहाना कर दें। लिंगर ऑन हो सकता है तो उसको नेक्स्ट वीक के ऊपर अगर उसको प्रपोज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। और फैमिली लाइफ भी इनकी थोड़ी सी जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों की थोड़ी सी ट्रिगर है, और वो कोशिश करें कि जहां तक हो ज्यादा आपस में आर्गुमेंट से परहेज करें। तीसरा जेमिनाई आ जाता है। जेमिनाइज के लिए जरा सा इस वक्त हेल्थ इश्यूज हैं, स्पेशली उनका जो थ्रोट है, ये जो गले के जो मसाइल हैं वो बड़े हुए हैं, क्योंकि नेचुरली मरकरी से रिलेटेड है, जुपिटर का टाइम है, तो इस वक्त उनको हेल्थ इश्यूज हैं। प्लस उनको जो वेल्थ के जो इश्यूज हैं, एक्सपेंसेस इनके भी बहुत रेज हैं इस वक्त। कोशिश करें कि इस वक्त एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कट डाउन करें। फैमिली लाइफ इज गुड, ओके है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने प्रोफेशन के अंदर भी एक्सेल जा रहे हैं, कोई उसके अंदर कोई खास ऐसा इशू नहीं है। हाँ, इस वक्त जो नेक्स्ट जो मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो है कैंसर। कैंसेरियंस को इस वक्त बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, स्पेशली अपने हेल्थ के और अपने पैसे के हिसाब से। किसी नए बिजनेस के अंदर जाने मुझे डरा रहे हैं, फिर हेल्थ के हवाले से भी, वेल्थ के हवाले से भी डराऊंगा, इसलिए डराऊंगा कि इनकी चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुई हुई हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। तो कोशिश करें कि देखें जहां पे भी हेल्थ के इश्यूज आते हैं ना, वेल्थ ऑटोमेटिकली सफर करती है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन अल्लाह ना करे, मेडिकेशन, तो ये सब सफर करती हैं। इसके अंदर बेहतरीन हाल है कि अपना सदका करें, और कोशिश करें कि एवरी मंडे ये लोग सदका करें जो कैंसेरियंस हैं, और उनको इसका बहुत बेनिफिट होगा हेल्थ एंड वेल्थ के अंदर। दूसरी ये कि इनकी जो किसी खास किस्म का सदका किया जाए कैंसेरियस की जानिब से, किसी व्हाइट चीज का, क्योंकि मंडे का दिन बेसिकली व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है, मून को रिप्रेजेंट करता है, मून की चांदनी व्हाइट है, तो कोशिश करें कि व्हाइट चीज का सदका करें। आटा हो सकता है, चीनी हो सकती है, वो करेंगे, इनको इंशाल्लाह ताला उसके अंदर फायदा होगा। ओवरऑल इनके कुछ जो फैमिली इश्यूज हैं वो भी इस वक्त बिल्डअप हुए हैं। कोशिश करें कि ये सब चीजें इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम है थोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला सदकात से बहुत सारी परेशानियों को खत्म कर देता है, इंशाल्लाह इनकी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं लियोस की तरफ। लियोस के हेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त, हेल्थ बहुत एक्सेल है लियोस की, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हुए हैं, बहुत ज्यादा हर चीज में आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंजाइटी कुछ नहीं है उनको इस वक्त, तो इस लिहाज से उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन उनको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोहतात रहना है पैसे के मामले में। अच्छा, क्योंकि उनकी कहीं इन्वेस्टमेंट्स हों कुछ, उसमें कोई भी उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करने, उन्होंने ना किसी नई इन्वेस्टमेंट के अंदर जाना है, वो उनके लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि सन से रिलेट करते हैं ये लोग। तो कोशिश करें इस वक्त इस मामले में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके मामले में मोहतात रहें। फैमिली इश्यूज थोड़े बहुत हैं, लिटिल बिट हैं, बट उसको काउंट करना बेकार है क्योंकि वो इतना थोड़ी छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जो प्रपोजल्स वगैरह का जो टाइम है ये दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर कुछ लियोस के अगर कोई प्रपोजल्स फाइनल होने जा रहे हैं, शादी के मामलात हैं, अच्छा, और कोई जो लोग अफेयर्स के अंदर हैं, जो लोग मोहब्बत की शादी करना चाह रहे हैं, उनके लिए दिस इज द राइट टाइम। मतलब चाहे वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कोई भी हो। हाँ, इसमें कोई कैद नहीं है कि
कौन करना चाह रहा है, बट वो कर सकते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, जो विरगोज हैं, विरगोज के लिए ओवरऑल हेल्थ एंड वेल्थ इज गुड। मैं एक्सीलेंट नहीं कहूंगा, बट इट्स गुड। इनको भी अपनी सेहत के मामलात के अंदर, क्योंकि ये भी मरकरी रिलेटेड पर्सनालिटीज होते हैं, इनको अपना ये लोग मोस्टली इस्टेमेटिक लोग हैं, तो कोशिश करें जो लोग इस्टेमेटिक हैं वो अपनी मॉर्निंग वॉक को जरूर कंटिन्यू करें। इस वक्त विरगोज के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, उनको बहुत फायदा होगा। और ये टाइम क्योंकि इस्टेमेटिक लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है, तो कोशिश करें हेल्थ वाइज। बाकी इनके फाइनेंसेस स्टेबल हैं, इनकी ओवरऑल चीजें इनकी स्टेबल हैं, सिवाय एक ऑक्यूपेशन में इनके थोड़ा गुस्सा अपने बॉसेस वगैरह के साथ ट्रिगर हो रही हैं चीजें, वो एक थोड़ा सा है, उसके अंदर बस काम एंड क्वाइट रहें। नेक्स्ट इनको फिर उस चीजें फेवर करने लगेंगी। तो विरगोस के लिए ओवरऑल जो चीजें थी वो मैंने आपको ये बताई। सही। अच्छा, इसमें जो सबसे जो अभी जो बेस्ट टाइम जिससे मैं कहूंगा ना, जो बेहतरीन जा रहे हैं, यानी पाइसेस के बाद, अभी मैं आऊंगा पाइसेस के ऊपर, है ना, लिब्राज इस वक्त अपनी फुल एनर्जी के साथ है। अच्छा, आप बताऊं आपको, लिब्राज के लिए दिस इज अ वेरी गुड टाइम। आई मीन फैमिली उनकी देख लें, उनके लव मैटर्स देख लें, उनके हेल्थ इश्यूज देख लें, उनके वेल्थ देख लें। मैं इसको ग्रेड करूंगा, समझे आप, 10/8 इसको अगर मैं ग्रेड करता हूँ, बहुत अच्छे, यानी उनकी चीजें बहुत सेटल्ड है, हवाओं में उड़ रहे हैं आजकल। चीजों को कंटिन्यू रखें इसी तरीके से, इंशाल्लाह ताला इनके लिए अपकमिंग डेज के अंदर ये चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी। स्कॉर्पियो पे हम आ जाते हैं। स्कॉर्पियो के लिए लिटिल बिट ये थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हैं, क्योंकि मार्स रिलेटेड पर्सनालिटीज होती हैं, तो इस वक्त इनको पेट के मसाइल हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं। स्पेशली इस वक्त सर्जरीज जो हैं जो डिफाइन हो रही हैं स्कॉर्पियोज के लिए, वो गॉल स्टोन्स की हैं, जिसे हम पित्ते में पथरी का कहते हैं। इस वक्त कोशिश करें अपना लेमन, हेल्थ मसाइल हो रहे हैं, वो रेमेडीज जो हकीम साहब बताते रहते हैं उस पर अमल करते रहें, वो भी करें, प्लस लेमन का इंटेक बढ़ाते हैं स्कॉर्पियोज। अच्छा, तो उनको बहुत फायदा होगा इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आप लेमन यूज करते हैं और नमक का इस्तेमाल करते हैं। जब भी ये स्पेशली जुपिटर का टाइम होता है, इसमें नमक और लेमन दोनों चीजें बहुत सपोर्ट करती हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं ये एडवाइस ना जेमिनाइज को करूंगा ना विरगोस को करूंगा, कि उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी ये चीज। तो स्कॉर्पियोज के लिए हेल्थ इश्यूज है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी वेल्थ बहुत डिफाइन है, उनकी वेल्थ बहुत ऑक्यूपाइड है। आप भी हकीम हो गए इरफान साहब, आधे आप भी हकीम होते हैं। इसको नमक ले लें, ये पानी का इंटेक कर लें, लेमन कर लें। करता हूँ थ्रू जैम स्टोन्स करता हूँ, तो मुझे उसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो दी ये चीज, तो मैं इसीलिए लोगों को डिफाइन कर देता हूँ ये चीज कि इसको वो अडॉप्ट करे। दूसरी चीज ये है कि हम फैमिली की तरफ आते हैं स्कॉर्पियोज की, तो लिटिल बिट फैमिली इश्यूज हैं, जैसे बच्चों के, बड़ों के साथ बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हुए हैं, अपने कामों में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हुए, बच्चों की स्कूलिंग, तो ऑफिस आपस में, इस वजह से थोड़ा घर का माहौल टेंस हो सकता है। अदरवाइज वैसे कोई इश्यूज नहीं है आपस के, ऑल इनकी सारी चीजें बहुत बैलेंस्ड हैं, तो उस हिसाब से इनकी चीजें भी सेटल्ड हैं। अब हम आ जाते हैं सेजिटेरियस के ऊपर। सेजिटेरियस अपने कोई न्यू बहुत कोई वेंचर्स हैं जिनके उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं इस वक्त। अच्छा। और वो उनको अवेल भी कर रहे हैं, वो अपने एक रूटीन से हट गए हैं बिल्कुल। उसकी वजह से उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो उनको एक मनी गेन दे रही हैं, उनको एक फाइनेंशियल गेन दे रही हैं। बिल्कुल उसको अडॉप्ट करें, और ये अभी उनका चलता रहेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2 वीक्स तक उनके पास कोई चेंजेस नहीं है और बहुत अच्छा है उनका ओवरऑल, चीजें उनकी सेटल्ड हैं। बस एक अगर थोड़ा सा मैं उनको कहूँ कि अगर वो चीजों के ऊपर ध्यान दें, तो अपने जो प्रोफेशन है उसके अंदर जो लोग हैं उनके साथ बात करने में, उनके साथ डील करने में, उनपे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, वो इफेक्ट कर सकती है उनको चीज। सही। तो इरफान साहब क्विकली थोड़ा सा मैं चाहूंगा कंप्लीट हो सबका जी। कैप्रिकॉर्न पे आ जाते हैं। कैप्रिकॉर्न इज गुड, बस उनको सिर्फ और सिर्फ मैं उनके बता देता हूँ किस चीज में मोहतात रहने की जरूरत है। उनके फैमिली, लव एंड जो उनकी ऑक्यूपेशन है, सिर्फ इसके अंदर कैप्रिकॉर्न को मोहतात रहने की जरूरत है। इक्वेरियस आ जाता है। इक्वेरियस के पास भी हेल्थ बहुत अच्छी है, वेल्थ का ओके है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन इनके पास भी जो मैं कहूंगा अगर कोई रिश्ते के मसाइल हैं या इनके पास अगर कोई अपने घर के प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनको बहुत अभी बिल्कुल ऐसे ही रहने दें, पेशेंस से काम लें, आप कमिंग डेज में वो निकल जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट पाइसेस आ जाता है, मैं जिसकी जिक्र कर रहा था। पाइसेस का जो ये टाइम है ना, आई मीन इट्स एक्सीलेंट इन एवरी वे, एक्सीलेंट। आप ये किसी जॉब में अप्लाई करेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये किसी बिजनेस में करते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास मनी की इनकमिंग, क्योंकि ये प्योर जुपिटर रिलेटेड पर्सनालिटी है और इनको ये वक्त बहुत फायदा दे रहा है और इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्ते तक ये कंटिन्यू रहेगी ये चीज। तो स्पाइसेस इसको कंटिन्यू रखें और बाकी के लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबके रिस्क में स्पाइसेस जो हैं वो भी खुल के खेल जाएं और लिब्रा भी, दोनों के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें इरफान साहब ने बताई हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद और सेहत के मामलात में हकीम साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे साथ थे और प्रोग्राम से दुनिया बोल है कि मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।